एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर टेलर के एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है और ये एग्जीबिशन युवा ग्रुप ऑर्गेनाइज करवाता है। फिर हमें इस सीरीज की मेन लीड एक्ट्रेस बो रान को दिखाया जाता है जो उसी एग्जीबिशन में कुछ गार्ड से बचकर भाग रही होती है। फिर हमें मेन लीड एक्टर बताया जाता है जिसका नाम लू चेन यांग होता है और वो वॉशरूम में ही हुआ के प्रेसिडेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है आपकी कंपनी हमारे एरिया में बहुत बड़ी है लेकिन आप लोग काम कर रहे पार्टनर्स को धोखा देते हैं। फिर वो कहती है तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे बात करो और फोन रखने वाली होती है। तभी लू चेन यांग उनके ग्रैंडसन की एक ऑडियो क्लिप सुनाता है जिसमें उनका ग्रैंडसन एक अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही बिल्डिंग को बेचने की बात कर रहा होता है। अब इसी क्लिप की वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल करता है और अपनी सारी शर्तें मानने के लिए फोर्स करता है और उन्हें ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज आए हुए रिपोर्टर्स को एक और सरप्राइज न्यूज मिल जाएगी और फिर कॉल कट कर देता है। अब उधर बो रान को छुपने की कोई जगह नहीं मिलती, इसीलिए वुमेन्स वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर लू चेन यांग को धक्का देकर वहीं छुप जाती है और उसके पैर ना दिख पाए इसीलिए वो अपने पैरों को भी ऊपर कर लेती है। फिर गार्ड्स वहाँ चेक करके चले जाते हैं लेकिन उन्हें बो रान नहीं मिलती। अब बो रान को इस पोजीशन में खड़ा देख लू चेन यांग शॉक हो जाता है और उसे ही देख रहा होता है। तभी बो रान उससे कहती है क्या देख रहे हो। तभी लू चेन यांग उसकी वीडियो लेने लग जाता है ताकि वो बच सके। अब बो रान उसका फोन छीनने की कोशिश करती है ताकि वो वीडियो डिलीट कर पाए और उसका फोन लेते टाइम इसी छीना झपटी के बीच बो रान की ड्रेस फट जाती है और तभी लू चेन यांग उससे अपनी जैकेट दे देता है। फिर लू चेन यांग उसे एक चोर समझ रहा होता है कि तब वो कहती है कि मैं चोर नहीं बल्कि मिस्टर टेलर एक असली चोर है। फिर लू चेन यांग उससे अपना फोन मांगता है लेकिन वो देती नहीं है और उसकी वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि अगर उसने वीडियो डिलीट नहीं करा तो वो उस पर हरास करने का इल्जाम लगा देगी। तब लू चेन यांग कहता है कि ये वीडियो देखकर कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा और फिर वो उसको जैकेट पहनने में मदद करता है और इसी बहाने से अपना फोन उससे ले लेता है। अब लू चेन यांग कहता है जब मुझे तुम पर विश्वास हो जाएगा तब मैं ये वीडियो क्लिप डिलीट कर दूंगा और इस जैकेट में मेरी कंपनी का कार्ड भी पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव ना हो तो तुम पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हो। और जाते टाइम उसे अपना जैकेट वापस करने के लिए भी कहता है। अब जैसे लू चेन यांग बाहर जाता है तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन जिसका नाम मिस्टर ये होता है अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर लू चेन यांग को मारने के लिए आ जाता है क्योंकि उसने उसकी छुप कर वीडियो क्लिप बनाई होती है। फिर उसके आदमी जैसे ही लू चेन यांग पर अटैक करने वाले होते हैं तभी बो रान लाइव स्ट्रीमिंग करती हुई आ जाती है। वो उन लोगों के सामने ऐसा रिएक्ट करती है जैसे बहुत से लोग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हों लेकिन असल में सिर्फ 10 लोग ही लाइव देख रहे होते हैं। और अब ये और उसके आदमी अपना फेस उधर कर लेते हैं ताकि वो लोग लाइव में ना आ सके और इसी बहाने से बो रान लू चेन यांग को बचाकर अपने साथ ले जाती है। अब फिर लू चेन यांग बो रान से कहता है तुम्हारे इस बहाने की वजह से आज ई का प्लान बर्बाद हो गया और फिर पूछता है तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। तब बो रान कहती है तुमने मेंस टॉयलेट में मेरी हेल्प करी थी इसीलिए मैंने तुम्हारा फेवर रिटर्न किया है। फिर बाद में लू चेन यांग खुद से उसके फोन में से बो रान का वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है और बो रान वो वीडियो डिलीट कर देती है। अब आगे ई की ग्रैंड माँ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तब ये अपनी ग्रैंड माँ से कहता है मैंने लू चेन यांग को पकड़ लिया था लेकिन तभी वहाँ पर बो रान आ गई और उसने उसकी हेल्प करी। तभी वहाँ पर बो रान आ जाती है और कहती है अगर तुम उसे पकड़ भी लेते तो उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत थे। अब हमें ये पता चल जाता है कि बो रान भी उन्हीं के फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। फिर ग्रैंड माँ बो रान से पूछती है तुम वहाँ क्या कर रही थी। तभी उसके अंकल मिन क्याई कहने लगते हैं बो रान ने वहाँ एग्जीबिशन में बहुत बड़ा सीन बनाया था और उसने टेलर पर ये इल्जाम लगाया कि उसने उनकी डिजाइन चुराई है और बो रान की वजह से ही पूरा एग्जीबिशन खराब हुआ है। फिर ग्रैंड माँ बो रान से कहती है 7 साल पहले तुमने मेरे साथ ट्रिक खेलकर स्टडी लोन के लिए मना कर दिया था और क्या अब फिर से तुम वही गेम खेल रही हो मेरे साथ। तभी बो रान कहती है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानती हैं मेरे अंकल मिन क्याई और उनके फैमिली ने मेरे साथ क्या करा। इन्होंने मेरी ग्रेजुएशन होने से पहले ही स्टडी लोन बंद करवा दिया और मेरे सुपरवाइजर को मुझे फीस देने के बहाने मुझे हरास करने को भी बोला था। ये सुनने के बाद उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है तुम इतनी छोटी सी बात को हैंडल नहीं कर सकती तो तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तभी बो रान उनसे बहस करने लगती है और फिर ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी बो रान की मॉम बीच में आ जाती है। फिर उसकी मॉम वहाँ पर सबसे कुछ भी नहीं कहती। तब बो रान कहती है अगर मेरे डैड को पता होता कि आप सब लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं तो उन्हें अपने डिसीजन पर पछतावा होता। आप सभी अच्छे से जानते हो मेरे डैड जेल में क्यों हैं। उन्होंने ये हुआ को बचाने के लिए ही सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिए थे। अब इसी दौरान बो रान की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन उनके घर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सभी बो रान और उसकी मॉम को वहीं अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर बो रान अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बो रान को बताता है आप सही टाइम पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई इसीलिए अब ये खतरे से बाहर हैं लेकिन कुछ दिनों तक हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। अब बो रान अपनी मॉम के पास ही बैठी होती है और उसके पास अपनी मॉम का और इलाज करवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और वो यही सोच रही होती है कि वो पैसे कहाँ से लेकर आए। फिर नेक्स्ट डे बो रान ग्रैंड माँ के पास जाती है और उनसे कहती है मैं
मैं जानती हूँ आप लू चेनयांग को पकड़ना चाहती हैं और लू चेनयांग को ये पता नहीं है कि मैं आपकी फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ, इसीलिए उसको पकड़वाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बदले आपको मेरी मॉम के हॉस्पिटल चार्जेस की पेमेंट करनी होगी। अब उसकी ग्रैंड माँ कहती है ठीक है, लेकिन इस बार अगर तुमने कोई चालाकी करी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी बुरान अंकल मिनकाई और उनके बेटे की तारीफ की तरफ देख कर कहती है अगर कोई मेरे काम के बीच में नहीं आया तो और जल्द ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का बताया जाता है जहाँ इंडस्ट्री के बहुत से लोग आए होते हैं। वहाँ वो सभी लू चेनयांग के पिनशान ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लू चेनयांग की एंट्री होती है और सभी लोग उसके पास जाकर उसके पिनशान डिजाइन की तारीफ करते हैं। फिर लू चेनयांग उन सभी को ही हुआ ग्रुप का छोड़कर पिनशान ग्रुप ज्वाइन करने का भी ऑफर देता है। अब वहाँ पर कैरी नाम की लड़की की एंट्री होती है। कैरी जब लू चेनयांग को देखती है तो वो मिस्टर लू से कहकर अपना और लू चांग दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर कैरी लू चेनयांग से बहुत इम्प्रेस होती है और उसके साथ काम करने के लिए कहती है और ये भी बोलती है कि वो साथ में मिलकर ये फैमिली को बिजनेस में कंट्रोल करेंगे। तभी वहाँ पर दूसरे सभी लोग बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैरी लू चेनयांग को ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। उधर हम देखते हैं कि उसी पार्टी में बू रान भी आ रही होती है, क्योंकि उसने अपनी आंटी को किसी से बात करते सुन लिया होता है और वो लोग लू चेनयांग को बर्बाद करना चाहते थे। बू रान जानती थी कि उसके अंकल की फैमिली बहुत गंदे गेम्स खेलती है और अब लू चेनयांग के पास जाने का बू रान को चांस मिल गया था। अब कैरी लू चेनयांग के लिए ड्रिंक बनाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला भी देती है। वो उससे यह भी कहती है कि तुमने जो प्राइस और बिल्डिंग मटेरियल की जो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, और फिर उसे ड्रिंक देते समय उसका हाथ भी पकड़ लेती है। लेकिन लू चेनयांग कहता है तुम यहाँ सबसे खूबसूरत हो और मैं तुम्हारा फेवर नहीं ले सकता, नहीं तो मैं यहाँ एनिमे बन जाऊंगा। फिर लू चेनयांग जैसे ही ड्रिंक करने वाला होता है तभी वहाँ बू रान आ जाती है। वो लू चेनयांग से उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। फिर जब वो वहाँ कैरी को देखती है तो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं चेनयांग की फ्रेंड हूँ, लेकिन कैरी उससे हाथ नहीं मिलाती। अब कैरी बूरान के फिगर पर भी कमेंट करती है। तब बूरान कहती है वुमन की ब्यूटी उसके बाहर के फिगर से नहीं आती। फिर बूरान अपना हाथ लू चेनयांग के शोल्डर पर भी रख लेती है, लेकिन तब भी कैरी वहाँ से नहीं जाती है और लू चेनयांग से ही बात करने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो उसे वापस ड्रिंक करने के लिए भी कहती है और तभी बूरान एकदम से वो ड्रिंक लेकर खुद ही पी लेती है। फिर लू चेनयांग भी कैरी से कहता है मुझे बू रान को घर ड्रॉप करना होगा, और वो दोनों कैरी को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर कार में जाते हुए बू रान ड्रिंक पीने की वजह से बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है। वो लू चेनयांग को भी बहुत परेशान करती है और उससे जबरदस्ती किस कर रही होती है। लू चेनयांग उसे अपने से दूर करता है, लेकिन फिर वो उसके पास आकर उसकी टाई खोलने लगती है। फिर तभी लू चेनयांग को याद आता है कि कैरी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। और तभी अचानक से बू रान उसे किस कर लेती है। फिर लू चेनयांग जैसे ही उसके लिए पानी लेने कार से बाहर आता है तो बू रान भी बाहर आ जाती है और तब लू चेनयांग उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। अब घर आने के बाद भी बू रान मान नहीं रही होती है और लू चेनयांग के नेक पर जबरदस्ती किस कर रही होती है, जिससे उसके नेक पर किसेस के निशान भी बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बू रान उसी के घर में सो रही होती है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा याद आने लगता है कि लू चेनयांग ने उसके साथ कल रात बहुत गलत करा है। फिर वो चिल्लाते हुए उसे बुलाती है और कहती है मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आ गए, और अब मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर लू चेनयांग उसे कल रात की वीडियो बताता है जिसमें वो खुद लू चेनयांग की क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी और उसने उसके कपड़ों पर वॉमिट भी कर दी होती है, और फिर लू चेनयांग ने उसके ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी दी होती है। अब लू चेनयांग उससे कहता है कि देख लिया ना कि हम में से कौन गलत था, और उसके वॉमिट करते हुए कपड़ों के लिए और एक नाइट उसके घर रहने के लिए उससे कंपनसेशन भी मांगता है। ये सब सुनते ही बू रान बहुत शर्मिंदा होती है। फिर लू चेनयांग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात मैं वहाँ था। तब बू रान सोचती है मैं इससे ये नहीं बता सकती कि मैं ये फैमिली से हूँ। तब वो उससे झूठ बोलती है कि मैंने किसी को छुपकर तुम्हारा वीडियो बनाते हुए देख लिया था और इसीलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, और मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है इसलिए तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना होगा। तभी लू चेनयांग अपने नेक पर वो किसेस के स्पॉट्स बताता है और कहता है मुझे पता होता कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करने वाली हो तो इससे अच्छा मैं कैदी के साथ ही चला जाता। फिर बू रान कहती है मैंने ड्रिंक करी थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। लू चेनयांग भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें झेला और अब मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी बू रान कहती है मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सैक्रिफाइस करा है और अब मुझे तुम्हारी कंपनी पिनशान में काम करना है। ये सुनकर लू चेनयांग कहता है ये कंपनी हर किसी के लिए नहीं है और शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश मत करो, और फिर डोर बंद करके अपने घर के अंदर चला जाता है। अब वहाँ बाहर खड़े बू रान सोच रही होती है कि अगर ग्रैंड माँ को पता चल गया कि मैं इस काम में फेल हो चुकी हूँ तो वो मेरी मॉम को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी और मुझे कैसे भी करके पिनशान ज्वाइन करना ही होगा। आगे हम देखते हैं बू रान पिनशान कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। फिर वहाँ सभी इंटरव्यूअर्स को टास्क दिया जाता है कि उन्हें एक घर डिजाइन करना है और इसके लिए सभी को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, और टाइम खत्म होने के बाद सभी लोग एक एक करके अपने डिजाइन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर बारी आती है बू रान की।
वुरान बहुत अच्छे से अपने डिज़ाइन को एक्सप्लेन करती है, जिससे उनकी डिज़ाइन सभी को पसंद आती है। उधर लू चेनयांग भी ये लाइव अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और वो भी वुरान से इम्प्रेस होती है और कहती है कि हमें वुरान को जॉब पर रख लेना चाहिए। लेकिन अब लू चेनयांग कुछ भी नहीं कहता है। अब लू चेनयांग की सेक्रेटरी रिजल्ट डिक्लेयर करने जाती है जो इंटरव्यू में पास हुआ है। सबसे पहले वो शाओ ली का नाम लेती है और फिर अपनी फाइल बंद कर देती है। उसी वक्त वुरान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और तभी सेक्रेटरी दूसरा नाम वुरान का लेती है और उन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है इंटरव्यू में पास होने के लिए। अब ये सुनते ही वुरान बहुत खुश हो जाती है। आगे वुरान अपने डैड को मिलने जेल गई होती है क्योंकि आज वो जेल से रिहा हो चुके थे। वो जाते टाइम फोन पर अपनी मॉम से भी बात कर रही होती है और उन्हें अपनी न्यू जॉब के बारे में बताती है। अब वुरान जेल के बाहर अपने डैड का वेट कर रही होती है और तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो आते ही वुरान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं पिछले 7 सालों से लॉकअप में था और अब मैं बाहर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे बाथ, मसाज और ड्रिंक के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकूँ। ये सुनते ही वुरान पैसे देने से अपने हाथ पीछे कर लेती है। फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम अपने डैड को पैसे नहीं दे सकती? फिर वो कहती है क्या आपने ये नहीं पूछा कि सिर्फ मैं अकेले क्यों यहाँ हूँ, आपको लेने आई हूँ? तभी उसके डैड कहने लगते हैं हमारी कार कहाँ पर है? फिर वुरान कहती है क्या आपको मॉम की चिंता नहीं है कि वो कहाँ है? वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में है। अंकल की फैमिली की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हमें सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर उनसे मिलना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि लू चेनयांग हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आया होता है। डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि आप चाहे जितना भी बिजी हो, सीकी के ट्रीटमेंट के लिए आपको आना होगा और सीकी डेली ट्रीटमेंट की वजह से ही ठीक हो पाएगी। लू चेनयांग भी कहता है मैं सीकी का पूरा ध्यान रखूंगा। अब उसी हॉस्पिटल में वुरान अपने डैड के साथ आ जाती है और तभी लू चेनयांग उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है। फिर वुरान और उसके डैड मॉम से मिलने जाते हैं। फिर वुरान वहाँ से चली जाती है ताकि उसके डैड और मॉम अकेले में बात कर सकें। उसकी मॉम वुरान के डैड, जिनका नाम मिंडे होता है, उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं आपने बहुत सफ़र करा है और अब बहुत टाइम बाद हमारी फैमिली एक होने आई है, लेकिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि वुरान ने तुम्हारा इलाज करवाने में बहुत पैसे लगाए हैं, इसलिए वो थोड़े से पैसे मुझे ड्रिंक पीने के लिए नहीं दे पाई। अब उन्हीं के बेटे वुरान, उनकी ये बातें वुरान बाहर खड़ी सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लू चेनयांग वहाँ आता है और रूम में देखता है कि उसके डैड भी वहीं सो रहे होते हैं। अब आगे वुरान और उसके डैड घर आते हैं। अंकल मिनासी अपने भाई को देखकर कहते हैं मिंडे तुम जेल से बाहर आ गए, वुरान ने तो हमें बताया ही नहीं, वरना हम भी तुम्हें लेने आते। फिर उसके डैड मिनाकी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर उसके बाद मिनाकी से पैसे मांगते हैं और तब मिनाकी अपनी वाइफ टेक्सीन से कहकर मिनाडी के फोन में पैसे ट्रांसफर करवा देता है। फिर उसके डैड के पास जैसे ही पैसे आ जाते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वुरान अपने अंकल और आंटी को ये भी बताती है कि उसे पिंशांग कंपनी में जॉब मिल चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद वुरान को पिंशांग कंपनी से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके डिजाइन टेलर से सिमिलर है और इसीलिए अब आप वो जॉब पर नहीं रख सकते हैं। ये सुनकर वुरान को बहुत बड़ा शौक लगता है। उधर हम देखते हैं कि लू चेनयांग और उसके सेक्रेटरी बात कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी पूछती है आपने वुरान को जॉब से किस रीजन से निकाला है? तभी वो कहता है वुरान ये मिंडे की डॉटर है और वो ये फैमिली से है और ये फैमिली का कोई भी पिंशांग कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब आगे वुरान लू चेनयांग से बात करने के लिए उसके कंपनी के बाहर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही लू चेनयांग बाहर आता है वो उसके पास जाती है और कहती है मैंने टेलर के डिजाइन्स नहीं चुराई हैं, उसी ने मेरे डिजाइन्स चुराई हैं और जब हम पहली बार मिले मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि मैं इनोसेंट हूँ और अगर इस रीजन की वजह से तुम मेरा ऑफर कैंसिल कर दोगे तो ये माना नहीं जाएगा। तभी लू चेनयांग कहता है टेलर स्पेस डिजाइन का मास्टर है और उसके पास सोशल प्रेस्टीज है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक अच्छी रेपुटेशन भी नहीं। फिर वो यांग कहती है मैं अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर सकती हूँ और उसे एक मौका और मांगती है, लेकिन लू चेनयांग उसी एक नहीं सुनता और उसे बहुत कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वुरान के पास किसी का कॉल आता है और वो कहती है तुम आ गए, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। फिर वुरान उसी से मिलने जाती है जिससे वो कॉल पर बात कर रही होती है और वो वुरान का फ्रेंड क्विन ज्यू होता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है और वो उस टाइम भी किसी को छुपकर रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर जैसे ही क्विन ज्यू का काम खत्म होता है वो किसी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने आपको आपके हस्बैंड के खिलाफ सबूत भेज दिए हैं और मुझे इस काम के बदले पैसे नहीं चाहिए बल्कि कम पैसों में प्रॉपर्टी रेंट के लिए चाहिए है और कॉल कट कर देता है। अब इसके बाद वुरान क्विन ज्यू से कहती है अगर मैं लू चेनयांग के क्लोज जाऊंगी तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर क्विन ज्यू कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा तुम्हारे लिए चिंतित भी हूँ। फिर वुरान कहती है मेरे अंकल और आंटी मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अब मैं पिंशांग भी ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर वो क्विन ज्यू से ये भी कहती है कि अगर मैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग लू चेनयांग के साथ क्लियर कर दूंगी तो शायद वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्विन ज्यू भी कहता है कि एक ना एक दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्लियर हो जाएगी, तुम बस अपने मन को शांत रखो। अब आगे वुरान लू चेनयांग के अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रही होती है।
जैसे ही लू शनयान वहाँ आता है, वो रैन कहती है आज तुम अपने वर्क से बहुत जल्दी आ गए। फिर लू शनयान कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो उसका जैकेट रिटर्न करती है। फिर वो कहती है तुम यहाँ सिर्फ ये मेरा जैकेट रिटर्न करने आई हो। तब लू उसके हाथ में सामने देखता है और वो रैन कहती है तुम मेरा सामान शिफ्ट करने में हेल्प करोगे और वो तुम्हारी जगह से ज्यादा दूर नहीं है। फिर लू कहता है क्या तुम मुझे टारगेट कर रही हो और यहाँ के रेंट बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हारा प्लान बहुत बड़ा है। वो रैन कहती है बिल्कुल सही, शायद तुम मेरे डिजाइन एबिलिटीज को जान पाओ और क्या पता पे निशान का काम करने के लिए मुझे फिर से मौका मिल जाए। और एक अच्छे पड़ोसी बहुत कीमती होते हैं। अब वो रैन लू का सामान पकड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन लू उसे ऐसा करने नहीं देता। वो उसके लिए एलिवेटर भी रोकती है। ये सब देखकर लू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब वो रैन का घर भी बिल्कुल लू के घर के पास वाला होता है। फिर वो रैन अपने घर के अंदर जाती है तो लू को पीछे मुड़कर देखती है और फिर अपना डोर बंद कर देती है। फिर जैसे ही लू अपने घर के अंदर जाने वाला होता है, वो रैन फिर से अपना डोर खोलकर लू को स्माइल देती है, जिससे लू जल्दी से अपना डोर बंद कर लेता है। अब आगे वो रैन क्विन शू से बात कर रही होती है और कहती है मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैंने लू की तरफ ही नहीं बल्कि उसके सामने सिंसियरिटी भी दिखाई है। उधर लू भी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और कहता है वो रैन बिल्कुल अपने डैड की तरह ही है। फिर वो रैन क्विन शू से कहती है जब लू कहती है लू जब मुझे एम्प्लॉय बनने के बाद हार्ड वर्क करते हुए देखेगा तो मुझसे बहुत इम्प्रेस होगा। तभी क्विन शू कहता है तुम बहुत जल्द ही सक्सेस करोगी। लेकिन तभी वो रैन कहती है लू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और मेरे लिए ये इतना आसान नहीं होगा। फिर लू की सेक्रेटरी उससे कह रही होती है कि तुम उसे डायरेक्टली जाकर कह क्यों नहीं देते कि वो ली फैमिली से है और इसीलिए तुमने उसे जॉब से निकाला है। तब लू कहता है कि वो आखिर ली फैमिली की बेटी है और बिल्कुल शेमलेस है और हर किसी को अपने काम की कीमत चुकानी होगी। तभी वो दोनों बातें करते करते अपनी अपनी बालकनी में जाते हैं और वो रैन लू को हाई करती है, लेकिन लू उससे परेशान होकर अंदर चला जाता है। फिर वो रैन सोचती है अगर मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे लू को कुछ करके दिखाना ही होगा। तभी उसे आइडिया आता है और वो अपना पूरा घर खुद ही रेनोवेट कर देती है और रेनोवेट होने के बाद उसका घर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होता है। तभी वो अपने डिजाइन्स को पेपर पर ड्रॉ करके अपनी बालकनी में लगा देती है ताकि लू वो डिजाइन्स देख पाए और इसी दौरान उसके कपड़े उड़कर लू के घर में चले जाते हैं। अब वो रैन बहुत परेशान होती है और एक स्टिक की हेल्प से अपने कपड़े लेने की कोशिश करती है और तभी लू उसे देख लेता है और वो रैन नर्वस हो जाती है और अपने कपड़े भी नहीं ले पाती। फिर वो रैन उससे अपने कपड़े मांगती है और तभी लू उसके कपड़े बिना टच करे एक पॉलिथीन की हेल्प से उठाकर उसे दे देता है और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। वो बेचारी वो रैन के बनाए हुए डिजाइन को भी नहीं देखता और वो रैन बस उसे आवाज ही लगाती रह जाती है। आगे हम देखते हैं वो रैन और क्विन शू साथ में होते हैं। वो रैन काफी ज्यादा अपसेट होती है और क्विन शू से कह रही होती है कि अगर लू मेरे डिजाइन्स देख लेता तो शायद उसका मूड बदल सकता था, लेकिन उसने मेरे डिजाइन्स को देखा तक नहीं। फिर क्विन शू कहता है अगर लू को मनाना है तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना होगा जिससे तुम फेमस हो जाओ और फिर लू तुम्हें इग्नोर ना कर पाए और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर क्विन शू उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और कहता है जब मेरी मॉम जिंदा थी तब उन्होंने ये अपार्टमेंट मेरे लिए खरीदा था और मेरे डैड एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर हुआ करते थे। तब वो रैन कहती है अच्छा तुमने अपने डैड की झलक मेरे अंदर दिखाई देती है, शायद इसीलिए तुम मेरे फ्रेंड हो। फिर क्विन शू उसे अपना ये घर रिनोवेट करने के लिए कहता है और वो रैन भी मान जाती है। फिर क्विन शू उसे एक अनाथ आश्रम के बारे में बताता है जहाँ वो हमेशा डोनेट करता है और कहता है वो जगह बहुत पुरानी हो चुकी है और उसे रेनोवेशन की जरूरत है और पिंक शैंग इसे रेनोवेट करवाने में काफी इंटरेस्टेड नजर आ रही है। और ये सुनते ही वो रैन भी वहाँ उसके साथ कल जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे लू भी उसे अनाथ आश्रम में आया होता है। फिर वो वहाँ एक बेंच को देखते हैं और तब उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो बच्चा हुआ करता था। वो उस टाइम उस बेंच पर बैठा होता है और एक आदमी भी उसके पास होता है और लू से कह रहा होता है मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बहुत सी चीजें सिखाऊंगा और जब तुम वो सारी चीजें सीख जाओगे तो उस अनाथ आश्रम के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। फिर वो आदमी लू से उसकी फेवरेट लॉलीपॉप का फ्लेवर भी पूछता है और तब लू भी उसके साथ कंफर्टेबल नजर आ रहा होता है। अब यही सारी बातें सोचकर लू उस बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर उसे याद आता है उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो मर चुका था और लू उन्हें डैड डैड कह रहा होता है। और तभी वहाँ पर ये हुआ कि कुछ मैगजीन बड़ी होती है। तभी अचानक से लू को अनाथ आश्रम के अंदर से बच्चों की आवाज आती है और वो कह रहा होता है आप रुक क्यों गई। दरअसल वहाँ पर वो रैन आई होती है और उसने लू को देख लिया होता है और उससे छुपने के लिए वो अपनी शूलेस बांध रही होती है। फिर लू उसके पास चला जाता है और तब वो रैन उससे कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है हम आपस में मिल गए, अगर मुझे पहले पता होता तो हम दोनों यहाँ साथ में आते। फिर लू कहता है क्या सच में, मुझे पता है तुम यहाँ रेनोवेशन की बात सुनकर आई हो और मुझे लगता है तुम्हें इस काम से गिव अप कर देना चाहिए और जो लोग दूसरों के डिजाइन चुराते हैं वो इस जगह पर डिजाइनर का काम करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तभी वो रैन गुस्से में कहती है क्वालिफिकेशन लोगों की स्किल से आती है ना कि तुम्हारे मुंह से। आगे हम देखते हैं कि वो रैन नाराज होकर अंदर से बच्चों के पास चली जाती है। वहाँ पर क्विन शू पहले से ही होता है। फिर क्विन शू वो रैन से पूछता है कि क्या तुम लू से मिली थी। वो कहती है कि हाँ और लू की बुराइयां करने लगती है। फिर वो सभी बच्चे क्विन शू और वो रैन को जबरदस्ती अपने साथ डांस करवाने ले जाते हैं। वो सभी और वो रैन उनके साथ डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो रैन को ही देख रहा होता है। फिर वो उसे देखकर अजीब सा फेस बनाती है और अपना डांस कंटिन्यू करती है। तभी वहाँ लू के पास उस अनाथ आश्रम की डायरेक्टर आ जाती है और लू
उसे कहती है कि क्विन शू एक स्पॉन्सर है और उसकी फ्रेंड बू रान एक बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है और वो यहाँ पर रिनोवेशन के लिए आई है। तब लू कहता है, मैं जानता हूँ और आपको इतना जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर डायरेक्टर कहती है, बू रान अच्छी है, उसने सभी बच्चों की बातें मानी है और बच्चे भी उसे पसंद करने लगे हैं। तभी बू रान लू और डायरेक्टर दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेती है और सोचती है आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। और फिर लू और डायरेक्टर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आने के बाद लू बू रान की दी हुई एक ड्राइंग को देखकर उसे याद कर रहा होता है कि तभी उसके सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है। वो लू को बताती है कि ये हुआ टेलर के साथ अपना कोई प्रोजेक्ट करने वाली है और उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। फिर उसकी सेक्रेटरी ये भी बताती है कि बू रान ने टेलर को अपमानित करा था और इसी वजह से उससे ग्रेजुएशन होने से पहले ही एकेडमी से निकाल दिया गया था। तभी लू कहता है, बू रान बहुत परेशान करने वालों में से है और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि उसने अपने टीचर को नाराज कर दिया था। और अभी सबसे जरूरी यही बात है कि हमें पता लगाना होगा कि युवा और टेलर कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब आगे अंकल मिनकाई अपने बेटे को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो ड्रिंक करके आया होता है और कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें ग्रैंड माँ ने नहीं देखा। फिर वो अपने बेटे से पूछते हैं, टेलर ने तुम्हें क्या जवाब दिया। तब वो बताता है कि टेलर ने कहा उससे बहुत सी कंपनीज अप्रोच कर रही हैं, इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेकर हमें जवाब देगा। तभी उसके डैड कहते हैं, ऐसा कौन है जिसकी नजर की हुआ पर है। फिर उनका बेटा कहता है, मुझे लगता है इसके पीछे लू है और ऐसा लगता है बू रान उसके क्लोज है और वो ही उसकी हेल्प कर रही है और इसी वजह से लू टेलर के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो दोनों बू रान जिस अपार्टमेंट में रह रही होती है उसको वहाँ से निकालने का प्लान बनाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बू रान अपने घर में रेनोवेशन के लिए ड्रिल का काम कर रही होती है और उधर लू अपने घर में सो रहा होता है, इसीलिए उसकी नींद खराब हो जाती है। और फिर वो बू रान को कॉल करके कहता है कि तुम 8 बजे से पहले रेनोवेशन का काम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तभी बू रान उससे कहती है, एक बार अपनी घड़ी चेक कर लो, 10 बज चुके हैं और तुम मेरे लैंडलॉर्ड नहीं हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तभी बू रान के घर की डोरबेल बजती है और वहाँ एक डीलर आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि ये घर लैंडलॉर्ड ने बेच दिया है। और तब बू रान कहती है, लेकिन मैंने तो घर का रेंट दे दिया था। फिर वो डीलर उसे बताता है कि अगर आप जल्द से जल्द ये घर खाली कर देंगी तो लैंडलॉर्ड आपका रिफंड ही नहीं बल्कि आपको पेनल्टी फीस भी देगा और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको सिर्फ बचा हुआ रेंट ही मिलेगा। फिर बू रान क्विन शू को कॉल भी करती है लेकिन वो भी इस मामले में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। फिर वहाँ पर लू आ जाता है और उस डीलर से पूछता है, क्या ये घर सेल के लिए है। फिर वो डीलर कहता है, हाँ, और अब ये घर सेल हो चुका है। तब लू उसे ऑफर करता है और कहता है कि अपने लैंडलॉर्ड से जाकर कहना मैं आपको इस घर का 5% कमीशन दूंगा और फिर इस डील को फिक्स करने के लिए अपना कार्ड भी उसे दे देता है। अब डीलर के जाने के बाद लू बू रान से कहता है, अब बहुत जल्द मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड भी बन जाऊंगा। फिर बू रान उसे गुस्से में कहती है, जब तुम्हें घर मिल जाए तब शो ऑफ करना। और जैसे ही घर के अंदर जाने वाली होती है तभी लू के पास उस लैंडलॉर्ड का कॉल आ जाता है और वो लैंडलॉर्ड और कोई नहीं टेलर ही होता है। टेलर कॉल पर लू से कहता है, हम ही हुआ के बदले पिन शैंग से ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं और मैं चाइना आपसे मिलने और आपके साथ कॉफी पीने जल्द ही आ रहा हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर बू रान को शौक लगता है और लू उसे बताता है कि मैंने प्रोफेसर टेलर को पहले ही कांटेक्ट कर लिया था और तुम उनकी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें तो पता ही होगा वो एक कितने अच्छे डिजाइनर हैं और इसीलिए अब तुम उस अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट पर से गिव अप कर दो। अब बू रान सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुनती है और उससे कुछ नहीं कह पाती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बू रान अपने डिजाइन लेकर टेलर के पास गई होती है। टेलर उसे कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें स्टूडेंट लोन में बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये सुनकर बू रान बहुत खुश हो जाती है और टेलर को थैंक्स कहती है। फिर टेलर कहता है, तुम्हारी फैमिली ही ने हमेशा मुझ पर फेवर करा है और तुम्हारे अंकल ने भी चाइना में एग्जीबिशन में मेरी हेल्प करी है और मैं ये भी जानता हूँ कि उन सभी का बर्ताव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और मैंने उनसे प्रॉमिस करा है अगर तुम मेरी गर्ल बन जाओगी तो वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और तभी टेलर बू रान के क्लोज जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तभी बू रान कहती है, आप बहुत बदतमीज हो और आपने एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। फिर बू रान बहाने बनाकर उनसे ये कहती है, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसीलिए जाकर शावर ले लो, मैं यहाँ वेट करूंगी। फिर वो जैसे ही अंदर शावर लेने जाता है बू रान तभी वो सारे डिजाइन को जला देती है। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू अनाथ आश्रम आया होता है और वहाँ के डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। उसने रिनोवेशन के लिए टॉप डिजाइनर को कह दिया होता है और डायरेक्टर को ये भी बताता है कि बू रान ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं बू रान वहीं होती है और रिनोवेशन के लिए अपना काम कर रही होती है। फिर वो डायरेक्टर भी बू रान की साइड होती है और उसी की तारीफ करती है। अब फिर लू बू रान के पास जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई। तभी बू रान उससे गुस्से से देखती है और उसके पास जा ही रही होती है। तभी अचानक से मुड़ने की वजह से वो गिर जाती है और लू अपना हाथ आगे लगाकर उसका फेस बचा लेती है लेकिन बू रान ने अपने ही माउथ को काट लिया होता है। अब लू अंदर ले जाकर उसके माउथ में दवाई लगाता है। फिर लू बू रान से एक बार फिर से यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन बू रान कहती है, तुम मुझे लेक्चर मत दो, मैं जानती हूँ तुम टेलर के साथ हो और ये रिनोवेशन एक टेंडर के अंदर है, तुम्हें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिल सकते हैं और मेरी गारंटी है तुम टेलर के साथ जीत नहीं सकते हो। अगर तुम मेरी हेल्प लोगे तो तुम्हारी जीतने की गारंटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन
लू उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देता है। फिर वो उससे ये भी बताता है कि अनाथ आश्रम के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि कौन सा डिजाइनर उनकी सारी इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन फिर भी लू उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ बहस करके वहाँ से चला जाता है। अब लू के जाने के बाद वहाँ एक बच्ची बू रैन के पास आती है और उसे बताती है कि अंकल लू एक बहुत अच्छे इंसान है और वो हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, और सब बच्चे भी लू से बहुत क्लोज थे। और तभी बू रैन को भी समझ आ जाता है कि लू ये सब इन बच्चों के लिए खातिर ही कर रहा है। आगे हम देखते हैं क्वीन शू लाओ शू के रेस्टोरेंट में काम करने आया होता है। फिर वो लाओ शू को अपने डैड के बारे में बताता है और कहता है मेरे डैड भी अक्सर इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आया करते थे। तब लाओ शू कहता है मेरा तो शुन सरनेम का कोई दोस्त नहीं था। तब वो बताता है कि मैं अपनी मॉम का सरनेम यूज करता हूँ, मेरे डैड का सरनेम तो लू है। अब तभी उस रेस्टोरेंट में लू आ जाता है। उसके यहाँ के ओनर लाओ शू के साथ पहले से दोस्ती होती है। फिर लू उन्हें बताता है आपके रेस्टोरेंट में मेरा एक बहुत बड़े डिजाइनर के साथ मीटिंग है और उन्हें कॉफी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ कॉफी सेलेक्ट करने आया हूँ। फिर लाओ शू यू को कहता है कि आज ही हमारे रेस्टोरेंट में न्यू कस्टमर आया है, तुम कॉफी के आइडियाज के बारे में इससे पूछ सकते हो। फिर लू जैसे ही क्वीन शू को देखता है तो उसे याद आ जाता है बू रैन के साथ जो अनाथ आश्रम में आया था वो यही था। फिर क्वीन शू लू के लिए कॉफी बनाता है और लू को भी वो कॉफी काफी पसंद आती है। फिर क्वीन शू उससे इस कॉफी के पीछे की एक बैक स्टोरी सुनाता है और वो स्टोरी एक अबैंडन्ड बच्चे की होती है। तभी लू कहता है तुम्हारी कॉफी तो अच्छी है लेकिन ये स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिर क्वीन शू कहता है लगता है तुम्हारी फैमिली एकदम परफेक्ट है। तब लू कहता है मेरे डैड मुझे अनाथ आश्रम से घर लाए थे तब मैं परफेक्ट हो गया था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। इस बात पर लू शू कहता है तुम्हारे डैड बहुत अच्छे थे। अब फिर वहाँ से जाते टाइम लू क्वीन शू से पूछता है क्या तुम बू रैन के बॉयफ्रेंड हो? इस पर वो कहता है नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी लू कमेंट करता है अच्छा तो तुम बैकअप गए हो। ये सुनते ही क्वीन शू कहता है क्या तुम कभी किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आए हो? फिर लू उसे बताता है कि जिस अपार्टमेंट में बू रैन रह रही है वो मैंने खरीद लिया है और मैंने अभी तक उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाला है, और इस बात पर तुम ही गैस कर लो क्या ये मेरी काइंडनेस है और इसके पीछे मेरा कोई और इरादा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे क्वीन शू के पास किसी का कॉल आता है और उसे टेलर के बारे में कोई बात पता चलती है। फिर क्वीन शू बू रैन को कॉल करता है और पहले उसे अपनी न्यू जॉब के बारे में बताता है। बू रैन उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर वो उसे टेलर के बारे में न्यूज देती है। वो बू रैन को बताता है कि टेलर की गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने अपनी डेट कैंसिल कर दी है और अब वो कल चाइना आ रही है, और ये भी बताता है कि लू आज इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आया था और शायद वो टेलर से मिलने की तैयारी कर रहा है। फिर बू रैन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर टेलर ईवा को छोड़कर न्यू कंपनी पिन शाइन की हेल्प क्यों कर रहा है। तब लू कहता है तुम इस मैटर से बाहर ही रहो और एंजॉय करो। तभी बू रैन को उस अनाथ आश्रम वाले बच्चे की बात याद आ जाती है जो लू की बहुत तारीफ करती है, और फिर बू रैन कहती है शायद लू बाहर से ही सख्त दिल और अंदर से उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर टेलर ने ये काम करा तो वो जरूर ये प्रोजेक्ट बिगाड़ देगा। फिर बू रैन क्वीन से कहकर ये भी पता लगाने को कहती है कि टेलर कल यहाँ कितने बजे आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि टेलर लू से मिलने चाइना आ गया होता है। तभी वहाँ पर बू रैन का कजिन ये शी भी होता है और वो अपने डैड को कॉल करके बताता है कि लू के लिए हमने जो गिफ्ट तैयार करा था वो उसके पास पहुंच चुका है, और अब ऐसा लग रहा था कि लू को फंसाने के लिए ये कोई ही फैमिली की चाल है। अब वहाँ पर मास्क लगाए हुए बू रैन की एंट्री होती है और ये सीहे उसे पहचान लेता है। फिर बू रैन वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ लू और टेलर की मीटिंग चल रही होती है और उन लोगों से दूर बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। फिर बू रैन जैसे ही टेलर को देखती है तो उसे पास याद आ जाता है जब टेलर उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है और कह रहा होता है कि तुमने ही मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करी है और तुम क्या जानती नहीं हो कि मैं जीनियस हूँ। और तभी बू रैन वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ कि बू रैन हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि पास में टेलर ने उसका गला दबाया होता है और उस पर इल्जाम लगाया होता है कि बू रैन ने उसके घर में घुसकर उसके डिजाइन जला दी थी। अब प्रेजेंट में बू रैन उस रेस्टोरेंट में टेलर पर नजर रख रही होती है और वो देखती है कि टेलर मीट खा रहा होता है। उसे शक होने लगता है क्योंकि टेलर का कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से वो वेजिटेरियन था। तभी टेलर वहाँ से जाने लगता है और बू रैन भी उसके पीछे जाती है। फिर टेलर जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाने वाला होता है बू रैन भी उसी लिफ्ट में चली जाती है। फिर टेलर उससे पूछता है कि आपको कौन से फ्लोर पर जाना है। तब बू रैन के कहने पर वो 7th फ्लोर का बटन दबा देता है, लेकिन जब बू रैन टेलर का थंब देखती है तो उस पर उसे कोई भी निशान दिखाई नहीं देता। तब बू रैन को याद आता है कि पास्ट में टेलर के थंब पर निशान हुआ करता था, और फिर तभी बू रैन कंफर्म करने के लिए अपना मास्क हटा देती है ताकि टेलर उसे जान पाए। लेकिन टेलर जब बू रैन का फेस देखता है तो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता और उसे स्माइल देकर चला जाता है। अब बू रैन को पता चल जाता है कि वो नकली टेलर है और वो सोचने लग जाती है कि आखिर में वो कौन है जो लू को फंसा रहा है। फिर वो जल्दी से लू के पीछे जाने लगती है और तभी रास्ते में उसे उसका कजिन जीही मिल जाता है जो उसे रोक लेता है। जीही उससे पूछता है कि तुम लू के पीछे क्यों जा रही हो और उससे क्या बताने वाली हो, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने देखा तुम उसका पीछा कर रही हो। तभी बू रैन कहती है अच्छा तो तुम मुझे सुबह से फॉलो कर रहे हो और मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो।
फिर वो उससे यह भी कहती है कि क्या तुम डर गए हो कि मैं लू को सब कुछ बता दूंगी। तब जीही कहता है कि ये फैमिली का मैटर है और इससे तुम दूर ही रहो, और उसे धक्का दे देता है। धक्का देने पर वो रान नीचे गिर जाने का नाटक करने लगती है और जोर जोर से कहने लगती है कि इसने पब्लिक प्लेस पर मुझ पर हमला करा है। अब उसे ऐसा नाटक करते हुए बूरान के फादर देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं। फिर जीही भी शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अब बूरान सोचती है कि इस फेक टेलर को ईवुहा ने ही बुलाया है और मुझे ये बात जल्द से जल्द लू को बतानी होगी। फिर वो लू को कॉल करने लगती है लेकिन वो उठाता नहीं है, और फिर वो उसके घर जाकर डोर पर भी नॉक करती है, लेकिन तब भी लू उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि तब लू शावर ले रहा था। अब बूरान से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो अपनी बालकनी से उसके घर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बीच बालकनी में फंस जाती है और उसी टाइम लू भी वहाँ आ जाता है और बूरान उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन लू उसे फिर से उसके ही घर की ओर धक्का दे देता है और कहता है कि जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। अब बूरान उससे कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जिस टेलर से मिले थे वो नकली था, लेकिन लू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उन दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लग जाती है, जिस वजह से लू का शर्ट का बटन खुलकर बूरान के हाथों में आ जाता है। अब फिर लू उससे जैसे ही अपना शर्ट छीनने की कोशिश करता है तो वो बूरान के और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है। फिर जैसे ही उन दोनों को ये रियलाइज होता है तो वो जल्दी से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और फिर बाद में लू उसे जबरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल देता है। तब बूरान कहती है कि मुझे ऐसा ट्रीट करने से पहले एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तुम मेरे फोन का कोई जवाब नहीं दे रहे थे और मेन डोर पर नॉक करने पर भी तुम नहीं आए, और इसी मजबूरी की वजह से मुझे इस तरह बालकनी से आना पड़ा, और आज जिस टेलर से तुम मिले थे वो फेक था। तभी लू कहता है तुम्हें पता नहीं है कि इस तरह से आना कितना डेंजरस हो सकता है, और तुम्हें आइडिया भी नहीं है अपने लव्ड वंस को खोने का। और तभी लू अपना डोर बंद करके घर के अंदर चला जाता है। फिर बूरान सोचने लगती है कि क्या लू को मेरी फिक्र है, और तभी वो फिर से उसके डोर के बाहर से कहने लगती है कि वो टेलर फेक है। अब लू अपने डैड की डेथ के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अभी हमें उसके डैड की डेथ का रीजन नहीं बताया जाता है। फिर लू अपनी बालकनी में होता है और बूरान के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से बूरान अपनी बालकनी में आ जाती है और लू से फिर से कहने लगती है कि भूलना मत, मैंने जो तुमसे कहा है कि वो टेलर फेक है। लेकिन लू उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। आगे अंकल मिनकाय और उनका बेटा जीही ग्रैंड माँ के साथ होते हैं। मिनकाय अपनी मॉम से कहता है कि मुझे लग रहा है कि बूरान हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, उसने लू को सामने से कह दिया है कि वो टेलर फेक है। फिर मिनकाय की मॉम कहती है कि मेरे पास कंप्लेंट लाने से अच्छा है कि तुम दोनों ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लो, और हमारी मेन प्रॉब्लम लू है ना कि बूरान। फिर ग्रैंड माँ उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब अंकल मिनकाय और उनका बेटा बाहर आकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि बूरान ने अभी तक तो लू को बता ही दिया होगा कि वो टेलर फेक है। तभी अंकल के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहते हैं कि क्यों ना हम अब असली टेलर को ज्यादा पैसे देकर ले आए, और फिर जैसे ही वो असली टेलर लू के सामने जाएगा तो लू अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देगा, और फिर जब असली टेलर के साथ लू की लड़ाई हो जाएगी तो टेलर हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा। और फिर तभी उनका बेटा असली टेलर से कांटेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि बूरान उस फेक टेलर का वेट कर रही होती है और क्विंशू से कॉल पर बात भी कर रही होती है। क्विंशू उसे समझा रहा होता है कि उसे इस मैटर से दूर रहना चाहिए, लेकिन बूरान उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, और तभी वो टेलर को वहाँ आते हुए देखती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो उसको फॉलो करने लग जाती है। फॉलो करते टाइम बूरान के डैड उसको छुप कर पिक भी क्लिक कर लेते हैं। उधर क्विंशू का बॉस शू भी उसे काम के लिए बुला लेता है। तभी क्विंशू के पास टेलर की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उसे बताती है कि टेलर ने लास्ट टाइम मुझे पागल बनाया था। उसने मुझे कहा था कि वो चाइना जा रहा है, लेकिन असल में वो दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर था। लेकिन इस बार वो सच में चाइना आ चुका है और क्विंशू को उसके होटल की इन्फॉर्मेशन भी सेंड करती है। अब जैसे ही क्विंशू को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से जल्दी बूरान के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर टेलर जैसे ही लिफ्ट में जाने लगता है तो बूरान उसके साथ लिफ्ट में जाती है। फिर टेलर उससे पूछता है कि कौन से फ्लोर पर जाना है, और पहले की तरह बूरान 7th फ्लोर कहती है। फिर टेलर जैसे ही 7th फ्लोर वाला बटन प्रेस करता है तो इस बार बूरान को उसके थंब पर वो निशान दिखाई देता है, लेकिन बूरान को यही लगता है कि वो फेक टेलर है। फिर बूरान जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है तो टेलर उससे कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन लास्ट टाइम ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब ये सुनते ही बूरान को पता चल जाता है कि ये टेलर असली है। फिर वो उसका पीछा करने लगती है। टेलर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और तब बूरान छुप कर फोटो क्लिक कर लेती है। फिर टेलर जैसे ही अपने रूम में जाता है तो बूरान उसके डोर के बाहर खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है।
तभी टेलर अचानक से डोर खोल देता है और बू रान को खींचकर अपने रूम के अंदर ले जाता है और जिस कैमरे से वो टेलर की फोटोज खींच रही होती है उसको भी फेंक देता है। फिर टेलर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि इस बार तुम नहीं बच पाओगी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और बू रान को बचा लेता है। फिर टेलर लू से कहता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये लड़की ही मेरा पीछा करते हुए मेरे रूम तक आई है। फिर लू टेलर से कहता है तुम्हें पता नहीं है इस हरकत की वजह से तुम जेल भी जा सकते हो। तब टेलर कहता है ये मेरी प्राइवेट स्पेस है और लू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब बू रान लू से कहती है कि यही टेलर है जिसके साथ तुम काम करना चाहते थे और अब तुम्हें इसकी असलियत पता चल गई ना। तभी लू बू रान को वहाँ से जाने के लिए कहता है और इस बात पर बू रान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि टेलर को सजा देने के बजाय लू ने बू रान को ही वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और फिर बू रान वहाँ से चली जाती है। बू रान के जाने के बाद टेलर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब लू बताता है कि मैं लू चेन यांग हूँ और फिर लू डोर लॉक कर देता है। अब टेलर उससे पूछता है कि क्या तुम बू रान को जानते हो। असल में मैं एक टीचर हूँ और पिन शान के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब लू उसके साथ काम करने से मना कर देता है और उसकी खूब पिटाई करता है। अब क्विन शू भी वहाँ आ जाता है और रूम के बाहर से टेलर की पिटाई की आवाज़ सुन रहा होता है। फिर लू जैसे ही बाहर आता है क्विन शू उसे बू रान का साइड लेने के लिए थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें टेलर के बारे में जानना होगा तो मुझे कॉल कर देना। और फिर क्विन शू वहाँ से चला जाता है। अब लू के पास एक फोटो आई होती है जिसमें बू रान टेलर का पीछा कर रही होती है और इसी वजह से उसे ये पता चल जाता है कि बू रान टेलर के साथ है, लेकिन लू को ये पता नहीं होता कि आखिर ये फोटो किसने भेजी है। इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल करता है और वो पिक भेजने वाला और कोई नहीं बू रान के डैड ही होते हैं, लेकिन लू को इस बात का पता नहीं चल पाता। वो कॉल पर उनसे कहता है कि तुमने मुझे ये फैमिली का प्लान क्यों बताया। तब उसके डैड कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा को साफ रखने के लिए। फिर लू कहता है कि क्या तुमने ये बू रान के लिए करा है। तभी उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। अब आगे बू रान अपने घर पर आती है और उसके पीछे पीछे लू भी आता है। फिर बू रान लिफ्ट में जाने लगती है तो लू भी उसके पीछे लिफ्ट में आ जाता है। अब बू रान अभी तक लू से गुस्सा थी। फिर लू से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे दिल पर मत लेना। तब बू रान कहती है कि क्यों और क्या इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। फिर लू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तभी बू रान लू के पैर पर जोर से मारकर अपने रूम में चली जाती है। अब लू सोचता है कि एक तो मैंने इसकी जान बचाई और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। अब फिर लू अपने कमरे में किसी से टेलर के बारे में बात कर रहा होता है और बालकनी में चला जाता है और वहाँ बू रान पहले से ही अपनी बालकनी में होती है। फिर बू रान जैसे ही लू को देखती है वो फिर से गुस्सा करती है और उसे भला बुरा कहकर अंदर चली जाती है। फिर लू भी सोचने लगता है कि बू रान पागल हो चुकी है। अब बू रान अपने रूम में जाकर अनाथ आश्रम के लिए डिजाइन बना रही होती है। उधर लू सोचता है कि बू रान तो ली फैमिली से है और उसकी ग्रैंड माँ और अंकल टेलर के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं और उसी ने बू रान के साथ इतना गलत करा। आखिर बू रान का ये फैमिली में क्या रोल है। अब नेक्स्ट सीन में टेलर अंकल मिनकाई और जिंगी के साथ बैठा होता है। वो उन्हें बता रहा होता है कि लू ने उस पर अटैक किया है और मुझे अब पुलिस को बताना होगा। तभी जी ही सोचता है कि अगर टेलर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। जी ही टेलर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानता नहीं है। फिर अंकल उससे प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा तो वो लू से उसका बदला ले लेंगे। ये सुनते ही टेलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। तभी वहाँ पर अंकल मिनकाई की वाइफ आ जाती हैं और टेलर की इस डील से अग्री हो जाती हैं। फिर वो मिनकाई को भी इस बात के लिए मना लेती हैं और अब उन दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। उधर बू रान अनाथ आश्रम आई होती है अपनी बनाई हुई डिजाइन देने के लिए। फिर वहाँ की डायरेक्टर बू रान को इसके लिए थैंक्स कहती हैं। अब वहाँ सभी बच्चे बू रान से कह रहे होते हैं कि आप यहाँ फिर से हमारे साथ खेलने के लिए आना, जिस पर बू रान भी उनसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो जरूर उनके साथ खेलने आया करेगी। अब बू रान जब वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो फिर से बू रान को भला बुरा कहने लगता है। तब बू रान उससे कहती है कि इस डिजाइन को मेरी तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट समझना और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है और तुम किसके बारे में क्या सोचते हो वो तुम्हारे तक है और अब मैं यहाँ नहीं आया करूँगी और मुझे एक चोर की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। फिर बू रान के वहाँ से जाने के बाद लो को क्विन शू की कही हुई बात याद आती है। अब वो उसे कॉल लगाता है। फिर बू रान को मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि आज ईयूहा और टेलर के बीच कोलैबोरेशन साइन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब बू रान घर जाकर टेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है ताकि वो आज की कॉन्फ्रेंस में सभी को बता पाए
उधर लू भी क्वीन शू से मिलने गया होता है और उसने भी लू को टेलर के खिलाफ सबूत दे दिए होते हैं। लू उससे ये भी कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ये सारे सबूत पुलिस को दे दूंगा। अब हमें ईओहा और टेलर के बीच कोलैबोरेशन साइन करने वाला सीन बताया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो चुकी होती है और वहाँ पर बू रान भी अपने सबूत और मास्क लगाकर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे आने नहीं देते। लेकिन कैसे भी करके वो अंदर चली ही जाती है। फिर जैसे ही टेलर को स्टेज पर बुलाया जाता है तो वहाँ सीन पर टेलर की एक पिक्चर आ जाती है जिसमें वो एक लड़की को हरास कर रहा होता है। ये देखते ही टेलर जोर जोर से कहने लगता है कि ये पिक्चर फेक है, लेकिन सारी की सारी मीडिया उस पर चढ़ जाती है। फिर जब सिक्योरिटी टेलर को पकड़कर वहाँ से ले जा रही होती है तो टेलर लू को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूंगा। और तभी बूरान को भी पता चल जाता है कि आखिर ये सब कुछ लू ने ही करा है। और फिर बूरान और लू दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब बूरान लू की तरफ देखती है और लू भी उसे देख रहा होता है। फिर बूरान अपना मास्क हटाकर उसे थैंक यू कहती है। उधर ईओहा की प्रेसिडेंट मीडिया के थ्रू आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी कहती है और ये भी अनाउंस कर देती है कि अब ईओहा और टेलर के बीच कोई कोलैबोरेशन नहीं है। अब बाहर लू उसी सेम शक्ल वाले टेलर से मिलता है और वो असल में टेलर का भाई मिस्टर ईथन होता है और वो लू को क्रेडिट कार्ड देता है जिसमें ईओहा के सारे डिपॉजिट्स थे और अब वो लू को ही उन्हें हैंडल करने के लिए कहता है। फिर ईथन लू से टेलर का सच सामने लाने के लिए और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। लू कैरी को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से ही ईथन ईओहा और मिनकाई की साइड ना जाकर लू की साइड आ गया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और जिस दिन लू कॉल पर टेलर के बारे में जिससे बात कर रहा था वो कैरी ही थी। फिर कैरी उससे कह रही होती है, मैंने तो तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था लेकिन फिर भी तुमने मुझे चांस दिया, इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अब कैरी उससे ये भी कहती है कि वो उसके साथ काम करके उससे कुछ सीखना चाहती है। तभी लू उसे पिनशांग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने का ऑफर देता है। अब आगे हुआ की एम्प्लॉय उसे बताती है कि टेलर की वजह से हमें अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है और अब ये प्रोजेक्ट पिनशांग को मिल चुका है। ये सुनते ही हुआ को अपने बेटे मिनकाई पर बहुत गुस्सा आता है। तभी हुआ के पास लू का कॉल आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या आपको मेरा भेजा हुआ गिफ्ट मिल गया। तभी उनकी एम्प्लॉय लू का भेजा हुआ वो गिफ्ट खोलती है और उसमें से वही क्रेडिट कार्ड निकलता है जो ईथन ने लू को दिया होता है। अब लू हुआ से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि आपके बेटे ने मुझे फंसाने के लिए फेक टेलर को भेजा है। फेक टेलर और आपके बेटे ने जो पैसे फेक टेलर को दिए थे वो सभी इसी क्रेडिट कार्ड में है। ये सुनते ही हुआ गुस्से में मिनकाई के पास जाती है और कहती है, मेरे पीछे तुमने फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, और फिर उसे थप्पड़ मार देती है और फिर वो उसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहती है। फिर मिनकाई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक और चांस दे और वो लू से भी बदला लेगा। तभी हुआ कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे भाई जितना थोड़ा भी दिमाग होता तो मैं कब से तुम पर विश्वास करने लग जाती। फिर मिनकाई कहता है, लेकिन अब मेरा भाई सिर्फ ड्रिंक करता है और अब सिर्फ मैं ही हूँ जो इस कंपनी को आगे और मजबूत बना सकता हूँ। ये सुनते ही हुआ को उस पर और गुस्सा आने लगता है और वो अपने बेटे को फिर से मारने जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिनकाई की वाइफ आकर हुआ को रोक लेती है। अब फिर हुआ के जाने के बाद मिनकाई अपनी वाइफ को थैंक्स कहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये सब कैरी ने करा था और मिनकाई को बहुत कुछ भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर वो रान नूडल्स खाने के लिए एक रेस्टोरेंट गई होती है। तभी वहाँ पर लू उसके टेबल पर नूडल्स लेकर आ जाता है और खाने लगता है। तभी वो रान उसे देखकर कहती है कि नूडल्स का बिल मैं पे करूंगी। फिर लू कहता है कि तुम्हारा थैंक यू कहने का तरीका बहुत ही कंजूस टाइप का है। फिर वो रान उसे अच्छे से थैंक यू कहती है और लू उससे कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करा है। इस पर बूरान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब कुछ उन अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए करा है। फिर लू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अनाथ आश्रम वाले डिजाइन्स देखी हैं और मुझे वो बहुत पसंद आई हैं, और फिर उससे फिर से पिनशांग ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब बूरान ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे ग्रैंड माँ का कॉल आता है और उसने अपने फोन पर ग्रैंड माँ का नंबर लकी नाम से सेव करा होता है। फिर वो उनसे बात करने के लिए साइड में जाती है। अब ग्रैंड माँ बूरान से कहती है कि तुमने देखा कि इस बार लू ने टेलर का सहारा लेकर ईओहा पर हमला करा और अब तुम्हारा प्रॉमिस निभाने की बारी आ चुकी है। तुमने अगर लू का ट्रस्ट पा लिया है तो आज रात मुझे उस अनाथ आश्रम के बारे में डिटेल्स देने आना। अब नाइट में बूरान अपने घर पर होती है और ग्रैंड माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वो अनाथ आश्रम आपके लिए एक खेलने का साधन नहीं है, और अगर आपको मेरे इस फैसले से कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास आना, ना कि मेरी मॉम को टारगेट करना। फिर ग्रैंड माँ से बात करने के बाद बूरान बहुत खुश हो
होती है और अपने डॉटर से जाकर बात करती है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है और लू वहाँ आ जाता है। लू को देखकर बुरान कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे वैसे भी बात करनी थी, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। लेकिन लू कहता है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम यही बात कर लेते हैं। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम पिनशान ज्वाइन करना चाहती हो। इस बात पर बुरान उसे हाँ कह देती है। अब बुरान उसे पूछती है, तुम मुझे पिनशान अचानक से ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहे हो। तब लू कहता है, क्योंकि तुम पिनशान के लिए वैल्यूएबल हो। लेकिन बुरान उसकी ये बात नहीं मानती और उसे लगता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वजह से लू उसे जॉब दे रहा है। और फिर बुरान उससे माफ़ी मांगने के लिए भी कहती है क्योंकि लू ने पहले उसे गलत समझा, लेकिन लू ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर भी ऐड कर लेते हैं। अब लू उससे ये भी कहता है कि अगर तुम पिनशान में आओगी तो जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम अनाथ आश्रम जा सकती हो। फिर बुरान लू से पूछती है कि क्या तुम मुझे टेलर से भी अच्छा डिजाइनर बना सकते हो। इस पर लू कहता है कि अगर तुम पिनशान के साथ काम करोगी और इस दुनिया को अपने डिजाइन बताओगी तो तुम टेलर से सॉरी जरूर सुनोगी। फिर लू के जाने के बाद बुरान बहुत खुश नजर आती है। अब आगे लू बुरान की ज्वाइनिंग के बारे में अपनी सेक्रेटरी से कॉल पर बात कर रहा होता है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि क्या आपने सोचा है कि बुरान तो ये फैमिली से है। तब उसकी सेक्रेटरी कहती है, अच्छा मैं समझ गई, आप बुरान को अपनी साइड रख कर युवा के खिलाफ जा सकते हो। इस पर लू कहता है कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता और मुझे अब बुरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बुरान अपनी मॉम को लेने हॉस्पिटल गई होती है क्योंकि अब वो डिस्चार्ज हो चुकी थी। वहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं कि बुरान तुमने मुझे जो पैसे दिए थे अब वो खर्च हो चुके हैं। इस पर बुरान कहती है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी नई जॉब लग गई है। फिर उसकी मॉम उसके न्यू जॉब के बारे में पूछती है और तब बुरान बताती है कि मुझे पिनशान कंपनी में जॉब मिली है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि पिनशान तो लू की कंपनी है। इस पर बुरान कहती है हाँ। फिर उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि पिनशान और ईहुआ के बीच लड़ाइयाँ हैं। तब बुरान कहती है, मुझे पता है लू और ग्रैंडमा के रिलेशन के बारे में। अब उसकी मॉम पूछती है कि अगर उसे पता चल गया कि तुम ई फैमिली से हो तो फिर क्या इसका असर तुम्हारी जॉब पर पड़ेगा। तब बुरान कहती है कि मैं अंकल और ग्रैंडमा जैसी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर क्वीन शू भी आ जाता है और वो सभी से कहता है कि आज खुशी का दिन है और फिर वो सभी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बाहर ले जाता है। अब आगे शी को कुछ फोटोज मिलते हैं और उसे पता चल जाता है कि टेलर के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें बुरान का हाथ नहीं बल्कि क्वीन शू मिला हुआ था और क्वीन शू ने ही लू की हेल्प करी थी। ये सब देखकर शी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं बुरान को तो डील नहीं कर सकता लेकिन क्वीन शू तुमसे निपट सकता हूँ। उधर क्वीन शू बुरान और उसके मॉम डैड पार्टी करने गए होते हैं। तभी वहाँ पर शी अपने आदमियों को लेकर क्वीन शू के पास आ जाता है। शी जाते ही क्वीन शू को डराने धमकाने लगता है कि तभी क्वीन शू उससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हो तो अंदर जाकर बैठ जाओ। तभी शी कहता है कि तुमने ही टेलर को फंसाने के लिए लू का साथ दिया था ना और तुम्ही ने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब शी उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है लेकिन तभी क्वीन शू पीछे हट जाता है और कहता है कि अगर तुम ये सब करने आए हो तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर शी अपने सारे आदमियों से कहकर क्वीन शू को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है। अब लू शी से कहता है कि क्या तुम क्वीन शू को नुकसान पहुँचाने के लिए इतने सारे आदमी लेकर आए हो। तब शी अपना मुंह उधर फेर कर लू से कहता है, मैं यहाँ क्वीन शू से बात करने आया हूँ। तभी वहाँ पर बाहर बुरान के मॉम डैड आ जाते हैं। वो जब शी को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब शी लू की ओर इशारा करके उनसे पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं। फिर बुरान के डैड जैसे ही लू को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो मिंग लू के बेटे हो, बहुत सालों से तुम्हें नहीं देखा। उधर बुरान सभी का अंदर वेट कर रही होती है। तभी उसके पास क्वीन शू का कॉल आता है और उससे वो सब कुछ बता देता है जो यहाँ चल रहा होता है और उसे यहाँ आने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो लू को उसकी असलियत पता चल जाएगी। अब क्वीन शू लू से कहता है, शी यहाँ टेलर की वजह से आया है और अब आप दोनों मिलकर इस बात से निपट लो। फिर लू शी से कहता है कि क्या तुम उस दर्द को भूल गए हो जिससे तुम अभी गुजर रहे हो। टेलर की वजह से ये हुआ को कितना नुकसान सफर करना पड़ रहा है। फिर शी कहता है, तुम हमेशा ऊपर नहीं रह सकते और क्या तुम भूल गए जब मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ दी थी तो तुम्हारी हालत एक आवारा कुत्ते की तरह हो गई थी। तभी बुरान के डैड कहते हैं, अगर जी ये बात नहीं करता तो मुझे ये बताने में बहुत शर्म आती। जब मिंग यू जिंदा था तो हमने हमारे बच्चे की एंगेजमेंट बचपन में ही करवा दी थी और टेलर ने भी हमेशा कहा था कि लू एक अच्छा लड़का है। अब उनकी ये सारी बातें बुरान कार के पीछे छुपकर सुन रही होती है और उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर लू बुरान के डैड से पूछता है, उस दिन जब हुआ हमारी घर एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई थी तो वो आपकी बेटी के साथ हुई थी। तब बुरान के डैड हाँ कहते हैं और फिर बुरान सोचने लगती है, मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची। ये फैमिली में तो एक ही डॉटर है और वो बुरान ही है।
अब जी ही लू से कहता है मेरी सिस्टर एक फाइटिंग कॉक की तरह है, तुम उससे मिल सकते हो। तब लू उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आज यहाँ किस लिए आए थे, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, ये मेरे फ्रेंड क्विंशू का बार है और अगर तुमने फिर से उसे दिक्कत पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं हुआ को यहाँ कॉफी पीने के लिए इन्वाइट कर दूंगा। ये सुनते ही जी गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अब लू बोरान के डैड से कहता है आपसे मिले बहुत टाइम हो गया है और फिर वो उन्हें अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाता है। तब बोरान कार के पीछे से अपनी मॉम को आवाज लगाती है और वो दोनों साथ में आगे चले जाते हैं। फिर बोरान के डैड और लू साथ में होते हैं तो लू उनसे कहता है कि मेरे डैड के गुजरने के बाद आपने अपनी सजा काट ली है, लेकिन इससे मेरी नाराजगी शांत नहीं होगी। तब उसके डैड कहते हैं मुझ पर मिस्टर लो का कर्ज है जिसे मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं चुका सकता हूँ, और अगर मेरी लाइफ लेकर आपकी नाराजगी शांत होगी तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तब लो कहता है कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता और आपको आसानी से जाने भी नहीं दूंगा। फिर उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में सुना है और तुम्हें मिस्टर लू की आखिरी विश को जरूर पूरा करना चाहिए। तब लो कहता है आपको अभी तक मेरे डैड की आखिरी विश के बारे में याद है। फिर वो कहता है कि मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैं पिछले 7 सालों से इसे अवॉइड करने के लिए जेल में था, क्योंकि मैं खुद अपनी वीकनेस को फेस नहीं करना चाहता था। फिर बोरान के डैड उसे ड्रिंक करने के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बोरान लू से अपनी एंगेजमेंट वाली बात सुनकर बहुत परेशान होती है और उसे डर होता है कि कहीं उसके डैड लू के सामने उसकी असलियत न बता दें, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो एंगेजमेंट कब की कैंसिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे लू के सेक्रेटरी उसे फिर से कॉल करती है और वो किसी मिस्टर लियू के बारे में बताती है और कहती है कि वो अपने बेटे की शादी के लिए हमसे अपना घर रेनोवेट करवाना चाहते हैं, और ये भी बताती है कि लियो के बेटे और उसकी होने वाली वाइफ की एंगेजमेंट बचपन में ही करा दी गई थी। ये सुनते ही लू को शौक लगता है और फिर जब उसकी सेक्रेटरी पूरी स्टोरी बताती है तो वो बिल्कुल लू और बुरान की स्टोरी की तरह होती है, और तभी लू ये सब सुन नहीं पाता और कॉल रखकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम बुरान को देखते हैं जो क्विंशू से कॉल पर बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी मेरे बॉस के सामने एंगेजमेंट टूटने वाली बात चल रही है, तो और अगर ये सच लू को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। इस पर क्विंशू उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और अगर उसे पता चल जाता है तो तुम उसके सामने ऐसे ही रिएक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो और तुम्हें लू से दूरी रखनी होगी। अभी आइडिया बुरान को अच्छा लगता है और फिर क्विंशू उससे आज रात डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। फिर लू अपनी बालकनी में होता है और तभी बुरान अपनी बालकनी में आ जाती है और रेलिंग पर अपना पैर रखकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। लू जब उसका पैर देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर बुरान उसकी तरफ देखती हुई कहती है कि पहले मैं एक्सरसाइज करूंगी और फिर अपनी न्यू जॉब के लिए रेडी होंगी। तब लू उससे कहता है कि अगर एक्सरसाइज करने से पहले तुम वार्म अप नहीं करोगी तो तुम्हें क्रैम्प आ सकता है और तुम्हारी कमर को ऑयल की जरूरत है। फिर बुरान कहती है कि लंबे टाइम से एक्सरसाइज ना करने की वजह से मेरी बॉडी का थोड़ा शेप खराब हो चुका है। अब फिर लू जैसे ही अंदर जाने लगता है तो बुरान को डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और बुरान उससे कहती है कि मैंने आपसे कहा ना मुझे ये पसंद नहीं है और क्या आप इसे मेरे लिए रिटर्न नहीं कर सकते। तब लू उसे गुस्से में कहता है कि फिर तुमने खरीदा ही क्यों, और तुम्हें पता है ये कितना एम्बैरेसिंग होता है जब तुम कोई प्रोडक्ट रिटर्न करती हो। और फिर बुरान को इररिस्पॉन्सिबल कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर लू के जाने के बाद बुरान सोचती है मुझे तो ये डेट पसंद नहीं आई थी इसीलिए मैंने इसे रिटर्न करा दी, और फिर तभी बुरान के पैर में क्रैम्प आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि बुरान ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और पार्किंग एरिया में आती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका स्कूटर पंचर है। तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है जो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। फिर बुरान उसके पास जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन लू उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम कैब या बस में आ जाओ, और फिर लू अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। अब फिर बुरान अपने फोन में कैब के लिए सर्च करती है तो उसे कोई भी कैब अवेलेबल नहीं मिलती है और वो परेशान हो जाती है। फिर लू एकदम से अपनी कार रोक देता है। तब बुरान को लगता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन लू ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि लेट मत होना, टाइम से आ जाना। लू के जाने के बाद बुरान को बहुत गुस्सा आता है। फिर बुरान क्विंशू को कॉल करती है और क्विंशू उसे कंपनी तक छोड़ने जाता है। फिर बुरान जैसे ही कार से निकलती है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर कैरी से हो जाती है। कैरी को वहाँ देखकर बुरान शॉक हो जाती है और फिर कैरी खुद बुरान से अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है और तब बुरान भी अपना थोड़ा सा हाथ उससे मिला लेती है। फिर वहाँ पर लू आ जाता है और बुरान को बताता है कि कैरी ने हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। अब ये बात सुनकर बुरान लू को साइड में ले जाती है और कहती है कि इसने तो तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, तो फिर तुमने इसे काम पर क्यों रखा है। तब लू उसे उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। अब वहाँ पर क्विंशू आ जाता है और लू से कहता है बुरान कंपनी में न्यू है इसीलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना। तब लू कहता है कि क्या तुम्हें कोई चिंता है। फिर क्विंशू कहता है कि अगर तुम बुरान से दूर रहोगे तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, और फिर क्विंशू वहाँ से चला जाता है। अब बुरान जैसे ही जाने लगती है तो कैरी उसे रोक लेती है और पहले लू को जाने के लिए कहती है। अब आगे बुरान लू की सेक्रेटरी याओ के पास जाती है। याओ उसे बताती है 3 महीने जब तक तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड चलेगा उसमें तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट के लिए रखा जाएगा। तभी वहाँ पर कैरी आ जाती है अपने असिस्टेंट यानी बुरान को लेने, क्योंकि कैरी ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रही थी। अब बुरान को कैरी के अंडर में काम करने में बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो लू के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है मैंने आज डिजाइनर के लिए अप्लाई किया था और तुमने मुझे मार्केटिंग असिस्टेंट क्यों बना दिया।
और ये भी कहती है क्या मैं डिजाइनर बनने के काबिल नहीं हूँ। फिर लू उसे कहता है अगर तुम्हें डिजाइनर बनने की सारी काबिलियत होगी तो मैं खुद ही तुम्हें ऑफर करूंगा डिजाइनर डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर तुम अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने से मना कर रही हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बुरान उससे पूछती है तुमने जो टेलर को मुझसे माफी मंगवाने का वादा करा था उसका क्या हुआ। ये सुनते ही लू अपने फोन में टेलर की एक रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो बुरान से माफी मांग रहा होता है। ये सुनकर बुरान शॉक हो जाती है। फिर लू उसे कहता है मैंने तो अपना वादा निभा लिया, अब तुम्हारी बारी है, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना है तो तुम इसे फाड़ भी सकती हो। लेकिन बुरान को जॉब करनी होती है इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साइन करने के बाद लू उसे टी बनाने के लिए कहता है और तब बुरान गुस्से में कप उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब बुरान के जाने के बाद वहाँ पर याओ आती है और वो लू से कहती है कि आज बुरान और कैरी दोनों का काम पर पहला दिन है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है। तब लू कहता है मैं जानता हूँ तुम परेशान हो क्योंकि बुरान की फैमिली से है और कैरी को भी डील करना आसान नहीं है। फिर याओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उन दोनों पर अपनी नजर रखूंगी। फिर याओ उससे ये भी कहता है कि बुरान टैलेंटेड है और बहुत अच्छे डिजाइनर है, अगर उसने ये सर्वाइव कर लिया तो ईवा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उधर बुरान लू के लिए टी बना रही होती है तभी वहाँ पर कैरी आ जाती है और कहती है तुम मेरी परमिशन लिए बिना लू से मिलने चली गई थी इसलिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। इस बार लू अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जब बुरान टी देने जा रही होती है तो कैरी उससे कहती है कि ये मैं दे दूंगी, लेकिन बुरान यहाँ मना कर देती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से इसमें कुछ मिला दिया तो फिर क्या होगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। और इस टाइम कैरी की शक्ल भी देखने लायक होती है। फिर बुरान लू के रूम में जाती है और गुस्से से उसके टेबल पर टी रख देती है। तभी वो कहता है क्या इस तरह से तुम अपने बॉस को टी दोगी। फिर बुरान जैसे ही वहाँ टेबल पर गिरी हुई बेरीज को उठाती है तो उसका हाथ जल जाता है। इस पर लू कहता है कि एक डिजाइनर होकर तुम अपने हाथों का ध्यान भी नहीं रख सकती हो। फिर वो उसे फिर से टी बनाने के लिए कहता है। तभी बुरान गुस्से से उसे देखने लगती है और लू कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो और आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपसेट हो। फिर बाहर जाते ही बुरान के हाथों से लू का कप गिर जाता है जिससे वो टूट जाता है और फिर बुरान लू से कहती है मैं तुम्हें इस कप के पैसे दे दूंगी और वहाँ से चली जाती है। अब लू के पास कैरी आती है और उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने अभी तक अच्छे से बुरान को ट्रेन नहीं करा होता है। तब लू कैरी से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगी, लेकिन बुरान को जल्द से जल्द डिसिप्लिन सिखा दो। अब आगे कैरी बुरान को गार्डन एरिया में लेकर जाती है और उसे गार्डनिंग करने के लिए कहती है। कैरी उसे बताती है कि लू को प्लांट्स बहुत पसंद है और लू के सामने अच्छा बनने की तुम्हारे पास बस यही एक अपॉर्चुनिटी है। अब बुरान के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो गार्डनिंग का काम करने के लिए मिस्टर ली के पास चली जाती है। कैरी को तो बुरान से काम करवाकर बहुत खुशी मिल रही होती है और उससे ये कहकर चली जाती है कि मुझे उम्मीद है कि लू को अपने क्लोज फ्रेंड की असलियत जरूर नजर आएगी और कैसे वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। अब कैरी के जाने के बाद बुरान ली से कहती है मेरी मॉम और मुझे गार्डनिंग का काम बहुत पसंद है इसीलिए आप मेरे लायक कोई काम बताइए। इस पर ली उसे कहता है कि तुम सिर्फ उनके सामने बिजी होने की एक्टिंग करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी बुरान को गार्डनिंग का काम पसंद होता है इसीलिए वो ली की हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में हम हुआ को देखते हैं जहाँ हुआ की असिस्टेंट उसके पास आती है और इन्फॉर्म करती है कि बुरान ने आज पेंशन ज्वाइन कर लिया है। तब हुआ कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, वो जब यहाँ आई थी उसने मुझे कहा था कि अपनी मॉम की मेडिकल फीस के लिए, और मैंने जो उसे टास्क दिया है उसने वो भी पूरा नहीं किया और अब शायद वो सिर्फ लू के लिए ही काम कर रही है। और फिर हुआ उससे ये भी कहती है कि मैंने वैसे भी पेंशन में बुरान पर नजर रखने के लिए किसी को भेज रखा है। उधर बुरान पेंशन में डिजाइन डिपार्टमेंट में होती है तभी वहाँ एक लेडी आकर उसे कचरे की थैली पकड़ा देती है और फेंकने के लिए कहती है और उससे ये भी कहती है कि तुम तो मार्केटिंग असिस्टेंट हो, फिर यहाँ इस डिपार्टमेंट में क्यों आई हो और तुमने यहाँ कुछ तोड़ दिया तो। तभी वहाँ पर लू डिजाइन डिपार्टमेंट में उन लोगों से अपने वर्क के लिए डिस्कस करने आ जाता है। लू को देखते ही बुरान पीछे छिप जाती है और फिर वो उन लोगों को देखती है तो सोचती है यहाँ की वाइफ कितनी अच्छी है, काश मैं भी इन्हें ज्वाइन कर पाती। अब आगे बुरान कुंश के क्लब में बैठकर लू का टूटा हुआ कप जोड़ रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो लू के ऑफिस में जाकर उसके टेबल पर वो कप रख देती है। तभी वहाँ पर कैरी भी आ जाती है और बुरान से कहती है क्या आज इतना जल्दी यहाँ बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आई हो। तब बुरान कहती है मैं यहाँ सिर्फ कप रखने आई थी और फिर वहाँ से चली जाती है। अब कैरी भी वहाँ पर लू के लिए न्यू कप लेकर आई होती है और उसे टेबल पर रख देती है। फिर वो पहले बुरान का कप फेंकने वाली होती है लेकिन बाद में वही रखकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू अनाथ आश्रम के डायरेक्टर के पास बैठा होता है। वो डायरेक्टर लू से कहती है मैंने दूसरे सारे प्रपोजल्स देखे लेकिन मुझे सिर्फ बुरान की डिजाइन पसंद आई, उसके डिजाइन में वो सब कुछ है जो बच्चे चाहते हैं। इस पर लू भी बुरान की तारीफ करता है। फिर डायरेक्टर उससे कहती है कि बिल्कुल एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह तुम लोग इस अनाथ आश्रम का ध्यान रख रहे हो। अब इस बात पर लू थोड़ा शर्मा जाता है और तब डायरेक्टर कहती है कि यहाँ के बच्चों ने ही तुम्हें हैंडसम और बुरान को ब्यूटीफुल कहा है, बिल्कुल एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह। इस पर लू कहता है कि क्या आप मुझे ये बात कहकर बुरान के साथ सेट करना चाहती है और अगर ऐसा है तो मैं कोई दूसरा डिजाइनर ढूंढ लूंगा। इस पर डायरेक्टर कहती है बिजनेस तो बिजनेस है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब आगे लू अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ टेबल पर पड़े दोनों कप्स को देखता है। फिर वहाँ पर याओ आ जाती है और बुरान के जोड़े हुए कप को देखकर कहती है ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर लू कहता है ये सब बुरान ने करा है। तब याओ कहती है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे फेंक देती हूँ। और फिर लू भी उसे वो कप देने ही वाला होता है लेकिन उसका मूड चेंज हो जाता है और वो कहता है कि इसे फिक्स करना इतना आसान नहीं हुआ होगा
और फिर वो कप अपने टेबल पर रख लेता है। अब लू कैरी वाला कप उसे दे देता है और फिर याओ कहती है कैरी तो बू रान को बुली करने में और आपको इम्प्रेस करने में बिजी है। तब लू कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैंने कैरी को बू रान को संभालने के लिए कहा था, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी असलियत दिखा रही है। फिर याओ पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर लू कहता है कि चीजों को सामने आने दो। इसके बाद याओ बाहर जाती है तो कैरी उसके हाथ में वो कप देख लेती है जो उसने लू के लिए रखा था। उसे वो देखकर बुरा लगता है, लेकिन याओ से वो नाइस कप कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर कैरी लू के ऑफिस में जाती है और उसे बताती है कि याओ ने मुझे मिस्टर लियो के बेटे के वेडिंग होम का प्रोजेक्ट दिया है और इसीलिए मैंने लियो को डिस्कस करने के लिए बुला लिया है। इस पर लू भी उसकी इस बात से एग्री हो जाता है। अब उसके जाने के बाद वहाँ पर याओ आ जाती है। कैरी उन दोनों की छुपकर बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन याओ उसे देख लेती है और कैरी को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर लू याओ को बताता है कि अनाथ आश्रम के डायरेक्टर ने बुरान का प्रपोजल एक्सेप्ट करा है। फिर याओ कहती है उसके टैलेंट की वजह से वो एक अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन क्या आपको चिंता नहीं है कि ये हुआ हमें नुकसान पहुंचाएगा और उससे हमारे सारे प्लान्स के बारे में पता चल जाएगा और इसी वजह से हमें थोड़े दिन और वेट करना चाहिए। और इस बात पर लू उसकी बात मान लेता है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर लियो पिनशान में आकर तमाशा कर रहा होता है। फिर वहाँ पर कैरी आती है और लियो से पूछती है कि आप किस बात से इतना अपसेट है। तब लियो उसके डिजाइन को फेंक देता है और कहता है कि ये डिजाइन मेरे बेटे के लिए बहुत बेकार है और इससे हमारी इंसल्ट हुई है। फिर कैरी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो मानता नहीं है और ई हुआ की तरफ की तारीफ करने लगता है। फिर लियो जैसे ही वहाँ पर बू रान को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल पहले उस दिन पार्टी में लियो ने बू रान को वहाँ पर देखा होता है। अब कैरी बू रान को लियो से बात करने के लिए कहती है। कैरी लियो से कहती है ये हमारे स्टाफ की है और डिजाइन में माहिर है। फिर बू रान लियो को अपने साथ कॉफी के लिए इन्वाइट करके ले जाती है और उनके जाने के बाद कैरी बहुत खुश नजर आती है। अब इसके बाद कैरी लियो के पास जाती है और उसे बताती है कि लियो हमारे डिजाइन से बहुत अपसेट है। उन्होंने यहाँ बहुत तमाशा करा, लेकिन मैंने कैसे भी करके उन्हें शांत कर लिया है और अब क्या आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। तब लियो कहता है मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन पहले बू रान को यहाँ बुलाओ, मेरे पास उसके लिए कुछ काम है। फिर कैरी उसे बताती है कि बू रान तो पहले से ही लियो के साथ है और ये सुनते ही लियो को टेंशन हो जाती है। उधर बू रान और लियो दोनों साथ में होते हैं। बू रान उसे डिजाइन डिस्कस कर रही होती है, लेकिन लियो डिजाइन पर फोकस ना करके उससे कह रहा होता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद है, और उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब बू रान तो उनकी इन बातों को इग्नोर करके काम की बातें ही कर रही होती है और उन्हें डिजाइन बनाकर दिखा रही होती है। तभी लियो बू रान के नजदीक जाने की कोशिश करता है और फिर बाद में उसके डिजाइन से खुश होकर उससे हाथ भी मिलाता है। बू रान भी जब अपना हाथ मिलाती है तो लियो अपना दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख देता है और तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और बू रान को साइड में कर देता है। फिर लियो बू रान को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब बू रान जब जा रही होती है तो लियो की नजर उससे हटती ही नहीं और उसे ये वो देख रहा होता है। अब फिर लियो सीधा उससे उसके डिमांड के बारे में पूछता है और तब लियो उसे चाहिए हुआ से ज्यादा शेयर देने के लिए कहता है। फिर लियो उससे कहता है कि अगर आप मेरे एम्प्लॉयज को हरास करते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर लियो उससे कहता है कि वो तो फिर तुम्हारी एक मामूली सी एम्प्लॉय है, उसके लिए तुम इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो, और क्या कोई दूसरा ई हुआ को धोखा देकर पिंग के साथ काम करेगा और तुम सिर्फ उस एम्प्लॉय की वजह से मेरा काम नहीं कर रहे हो। तब लियो कहता है कि मैं उन पार्टनर्स का फेवर करता हूँ जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ना कि ई हुआ के पेट्स का जो कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बू रान काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कैरी और उसके बीच में बहस हो रही होती है। बू रान उसे कह रही होती है तुम मिस्टर लियो का हैंडल नहीं कर पाई थी, इसीलिए तुमने उनको मेरे पास भेजा था और मैंने उनको डील करा, लेकिन लास्ट में मुझे ही डांट खाने को मिली, और क्या ये बात तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तब कैरी उसे कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम मार्केटिंग एक्सपीरियंस के काम को समझो और इस बार तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो, और मैं भी तो हर रोज इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ और मेरे लिए भी ये मुश्किल होता है, लेकिन मैंने तो कभी कंप्लेन नहीं करी है। और फिर वो उसे ये भी कहती है कि इन सब के लिए तुम बाद में जाकर लू से माफी मांग लेना। अब कैरी के जाने के बाद बू रान और भी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या लू अंधा है और क्या उसे अच्छे और बुरे लोगों में फर्क नहीं नजर आता। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और बू रान से कहता है मैंने तुम्हें पहली बार इतनी तेज आवाज से बात करते हुए सुना है। तब बू रान उनसे सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। फिर ली उससे एक प्लान देता है और कहता है इसे लू के ऑफिस में रख देना और अगर तुम्हारे लू के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो तुम फेस टू फेस क्लियर कर लेना। फिर आगे बू रान वो प्लान लेकर लू के ऑफिस जा रही होती है, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और अचानक लू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर बू रान थैंक यू कहते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो लू होता है और फिर लू खुद इस प्लान को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। अब बू रान लू से कहती है अब तो मिस्टर लियो भी चले गए हैं, तो क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या गलत करा। और इसी बात पर दोनों की फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में बू रान उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बू रान के जाने के बाद लू सोचता है कि इसका गुस्सा तो मुझसे भी ज्यादा है। अब आगे ऑफिस के बाद बू रान जब अपने घर जा रही होती है तब उसे क्वीन शू का कॉल आता है। बू रान की बातों से उसे पता चल जाता है कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसीलिए क्वीन शू उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। उधर लू भी उसकी ये बात सुन रहा होता है और बू रान के जाने के बाद कहता है अच्छा हुआ बू रान लियो के पास नहीं गई। अब उधर कैरी हुआ से मिलने गई होती है। दरअसल हुआ ने बू रान पर नजर रखने के लिए जिसको पिंशान में भेजा था वो कैरी ही होती है। अब कैरी हुआ को बू रान और लू के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। फिर हुआ उससे उस टास्क के बारे में पूछती है जो उसने कैरी को करने के लिए दिया होता है। इस पर कैरी कहती है कि मैं इतने दिनों से पिंशान में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने लू शिकी को वहाँ पर नहीं देखा। अब हमें आगे घर के लू का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ आई होती है। याओ लू के अलमीरा में जो कपड़े लाई होती है उन्हें जमा रही होती है। फिर वो लू से कहती है कि अगर तुम्हारे नेबर ने
मुझे यहाँ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। तभी लू कहता है कि आज वो मुझसे बहुत गुस्सा है और आज वो मेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और लेट कर आएगी। फिर याओ कहने लगती है कि आप बुरान को अब अच्छे से जानने लगे हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में बात करते हैं। और तब याओ कहती है कि मैं शादी से पहले कुछ साल इंतजार करूंगी, कम से कम तब तक जब तक ई हुआ पर कोई खतरा नहीं रह जाए और शिकी तुम्हारे लिए कमजोरी न रहे। अब इसके बाद लू अपने और याओ के लिए नूडल्स बनाकर लाता है और याओ उसके नूडल्स की तारीफ करती है। तब लू कहता है पहले जब तुम्हें भूख नहीं लगी होती थी और फिर जब मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लाया करता था तब भी तुम उन नूडल्स की तारीफ किया करती थी और तुम ये भी कहती थी कि तुम सिर्फ मेरे और डैड के लिए कुकिंग कर सकते हो। और वो याओ से ये भी कहता है कि जब डैड हमारे पास हुआ करते थे तब हम सिंपल खाना बनाते थे और तुम बहुत एंजॉय किया करती थी। और वो दोनों अपने पास की बहुत सी ऐसी बातों को याद करते हैं और फिर उसी टाइम अचानक से याओ के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अब आगे बुरान और क्विंशू रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। बुरान उससे जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ वो सब बता रही होती है और लू और प्यारी की बुराइयां करती है। फिर क्विंशू उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने जब तुमसे कहा था कि तुम्हारी लू के साथ शादी होने वाली थी तो क्या उसे सुनकर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा था। ये सुनकर बुरान थोड़ा टाइम के लिए चुप हो जाती है लेकिन फिर कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, मैं उसके साथ काम करके परेशान हो चुकी हूँ। फिर बाद में वहाँ एक वेटर क्विंशू के ऊपर खाना गिराने ही वाला होता है लेकिन तभी बुरान ये देख लेती है और क्विंशू को पीछे धक्का दे देती है और इसी वजह से वो खाना उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। फिर क्विंशू तुरंत उसे उसी टाइम हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर हम देखते हैं कि लू भी याओ को हॉस्पिटल लेकर आया होता है और जब याओ को होश आ चुका होता है फिर लू उससे कहता है कि चिंता मत करो, डॉक्टर मेन ने कहा है कि सिर दुखना बुरी बात नहीं है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। फिर याओ कहती है कि जब हम खाना खा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं सोने के बाद फिर से सब कुछ भूल गई हूँ। तब लू कहता है कि जबरदस्ती याद मत करो, तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और डॉक्टर कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। फिर याओ कहती है तुम घर चले जाओ क्योंकि कल मॉर्निंग में यहाँ बहुत लोग होंगे और मैं अपने डिस्चार्ज खुद ले आऊंगी। और फिर लू वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्विंशू भी बुरान को लेकर उसे हॉस्पिटल में आया होता है। फिर क्विंशू उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसका हाथ जल गया होता है। तब बुरान कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें खतरे में देखा और तुम्हें बचाया। और फिर वो ये भी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं ना। और फिर तब क्विंशू अपने पास के दिन याद करता है जब वो बुरान से फर्स्ट टाइम मिला होता है। बुरान एक होटल में वेटर का काम करती थी और क्विंशू भी उसी होटल में आया था। अब वहाँ आने के बाद क्विंशू को अपनी मॉम की बात याद आती है जब उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारे डैड की मौत की जिम्मेदार ई हुआ ग्रुप है। अब फिर से हम प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्विंशू सोच रहा होता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं बुरान की सिंपैथी के आगे पिघल जाऊंगा। फिर बुरान उसकी ओर देखने लगती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब क्विंशू कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम पहली बार मिले थे। अब इसके बाद बुरान उससे कहती है मुझे नहीं लगता जो हमारे साथ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। तब क्विंशू कहता है मुझे लगता है कि शायद वो जी के आदमी थे। फिर बुरान कहती है कि जी मेरी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर क्विंशू कहता है कि नहीं, वो लू की वजह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल मैंने लू के साथ मिलकर टेलर को सबक सिखा दिया था और इसी वजह से तुम्हारा भाई छुपकर मुझ पर वार करा रहा है। तब बुरान उससे पूछती है कि तुम कब से लू के साथ मिले हुए हो। तो वो कहता है कि मैं उसके साथ मिला हुआ नहीं हूँ, मैंने तो बस लू को टेलर को मारते हुए देखा था और लू भी उससे बदला लेना चाहता था और इसीलिए मैंने टेलर का सच सामने लाने के लिए लू की हेल्प करी थी। और तभी बुरान को याद आता है कि उस दिन लू ने गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहा था क्योंकि लू बुरान को टेलर से बताना चाहता था। अब बुरान की ये बात सुनकर क्विंशू को पछतावा होता है कि उसने उसको ये बात क्यों नहीं बताई और फिर वो कहता है कि उस दिन मैं आने ही वाला था लेकिन मैं लेट हो गया था। अब बुरान कहती है फिर तो अब ही लू से बदला लेने आएगा और मुझे ये बात लू को बतानी होगी ताकि वो वार्न हो जाए। और फिर वो उसी टाइम लू के पास जाने लगती है लेकिन क्विंशू उसे जाने नहीं देता और कहता है तुम्हारे हाथ पर लगी हुई है और कल तक तुम यहाँ से नहीं रह सकती हो। और फिर उसे ये भी कहता है कि जरा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी तो सोचो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होगी। और फिर बुरान उसके सामने सोने का नाटक करने लगती है और क्विंशू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। क्विंशू भी उससे ये कहकर चला जाता है कि मेरे जाने के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब क्विंशू के जाने के बाद बुरान भी लू के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उधर लू डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर याओ की मेमोरी वापस आ गई तो मेमोरी के साथ ही उसके पास का दर्द भी वापस आ जाएगा और तब क्या तुम उसकी हेल्प कर पाओगे। तब लू कहता है उससे अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए और मेमोरी आ जाने से उसे सारी मुश्किलों का सामना करना होगा और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। फिर लू डॉक्टर से ये भी कहता है कि मैं कल बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए आप मेरी सिस्टर का ध्यान रखना। फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और तभी बुरान वहाँ आकर लू को डॉक्टर से बात करते हुए देख लेती है और वो जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो वो देखती है कि कोई आदमी छुपकर लू की फोटोज खींच रहा होता है। उसे लगता है शी ही छुपकर लू की सीक्रेट बीमारी का पता लगा रहा है और तभी वो लू के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली कहती है कि कोई तुम्हारी फोटोज खींच रहा है इसीलिए मेरा साथ दो। फिर वो वहाँ लू के साथ जोर जोर से बातें करने लगती है और उसे कहती है देखो हनी, ये मेरा वही हाथ है जिससे मैं डिजाइन और स्केच बनाया करती थी। फिर लू भी उसके नाटक में शामिल हो जाता है और कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें चेक करा पाऊँ और जब तक मैं ये नहीं जान लूँ कि तुम ठीक हो मुझे चैन नहीं आएगा। फिर बुरान से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में इससे दर्द हुआ। ये सुनकर लू को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है मेरे दिल से तुम्हारे लिए ही धड़कता है और फिर वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद लू और बुरान दोनों एक साथ कार में घर जा रहे होते हैं। बुरान उससे कहती है जो आदमी तुम्हारी फोटोज खींच रहा था वो शी का आदमी था और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ हमारा ऑफिस रोमांस को ही एक्सपोज कर सकता है। तब लू कहता है इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर बुरान कहती है तुमने मेरे लिए टेलर को मारा था और इसे मेरा रिटर्न फेवर समझ लेना। और फिर लू उसके हाथ पर चोट देखता है तो पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो बताती है कि क्विंशू को बचाने के चक्कर में उसका हाथ जल गया। फिर
लू उससे पूछता है कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में कब देखा था। तब बुरान कहती है जैसे ही मैं लॉबी में एंटर हुई थी तभी मैंने तुम्हें देखा था, और ये कहते हुए वो कार में ही सो जाती है। अब आगे वो पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं और बुरान अभी तक सो ही रही होती है, और फिर लू उसके हाथ पर लगी पट्टी पर हाथ लगाता है और उसे देख ही रहा होता है कि तभी बुरान की नींद खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर बुरान कार से उतरकर अपने घर जा ही रही होती है कि तभी लू भी भागकर उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि कंपनी ने तुम्हें अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन बुरान इतनी नींद में होती है कि वो कुछ भी जवाब नहीं देती और सिर्फ अपना हाथ हिलाते हुए घर चली जाती है। अब लू भी ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट डे बुरान को इंशू से कॉल पर बात कर रही होती है। इंशू उसे डांट रहा होता है क्योंकि वो कल रात को उसे बिना ही बताए वहाँ से घर चली गई। अब इसके बाद बुरान को कल नाइट वाली बात याद आती है जब लू उसे अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा होता है, और ये सोचते ही वो अफसोस करते हुए तुरंत लू के पास जाती है। अब फिर वो लू से कहती है कि कल नाइट हाई डोज मेडिसिन की वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी, और क्या तुमने मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करी थी। लेकिन तब लू उसे कोई जवाब नहीं देता, और फिर तब बुरान उसे एक बार फिर पूछती है कि क्या तुमने मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसे ध्यान से सुनूंगी। फिर लू उससे पूछता है तुमने कल मुझे सबसे पहले कब देखा था, और मैंने जो लॉबी में कहा था क्या वो बात तुमने सुनी थी। तब बुरान कहती है मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और तब डॉक्टर से गुड बाय कह रही थी और तुमने उनको सी यू कहा था, और तभी वहाँ पर याओ लू को मीटिंग के लिए बुलाने आ जाती है। और फिर लू बुरान से कहकर चला जाता है कि हम इस बारे में मीटिंग के बाद बात करेंगे। अब नाइट में बुरान अपने घर पर लू के पसंद की टी बना रही होती है, और तभी लू उसके घर के बाहर से गुजरता है तो उसे टी की स्मेल आती है। फिर वो बुरान के घर के डोरबेल बजाता है, और जैसे बुरान चाहती थी वो लू को टी पीने के लिए अपने साथ घर पर इनवाइट करती है ताकि लू उसे वो इंपॉर्टेंट अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट वाली बात बता सके। अब लू उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग टी पसंद है। इस पर बुरान कहती है स्ट्रॉन्ग टी मैंने इसलिए बनाई है ताकि जब मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात सुनूं तो मुझे नींद ना आ जाए। फिर बुरान जैसे ही लू को टी पीने के लिए देती है तो लू को वो टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। इस पर बुरान उसके टी में पानी डाल देती है और उसे देखकर लू को लगता है कि वो इरिटेट हो रही है। फिर लू उसे एक बार फिर टी मांगता है और बुरान उसे दे देती है और सोचती है शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन लू कुछ भी नहीं कहता है और एक बार फिर उसे टी मांगता है। तो बुरान इरिटेट होकर कहती है सिर्फ टी ही मत पियो, मुझे कुछ कहना भी था। फिर लू उससे फिर से वही हॉस्पिटल वाली बात पूछता है, और तब बुरान कहती है मैंने पहले ही तुम्हें सच बता दिया है और मुझे तुम्हारी प्राइवेट बीमारी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर कोई आदमी इतना लेट डॉक्टर से मिलने जाता है तो जरूर उसके पीछे कोई एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम होती है, और मैं क्यों तुम्हारी इस बात को गॉसिप करके तुम्हारी इमेज खराब करूंगी। फिर लू से कहता है तुमसे बात करना यानी टाइम वेस्ट करना है, और तब वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बुरान उसे रोकने की कोशिश करती है, और तब लू वहीं पर बेहोश होकर बुरान के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन दोनों के बीच केस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लू बुरान के ऊपर गिरता है और उनके बीच जब एक्सीडेंटल केस होता है तो बुरान जल्दी से लू को अपने आप से दूर करती है और उसे कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तब लू बेहोशी में उसे कह रहा होता है कि मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है और तुम्हारी टी भी स्ट्रॉन्ग थी और इसी वजह से मेरा ब्लड शुगर लो हो चुका है। फिर बुरान बहुत मुश्किल से टेबल पर पड़ी चॉकलेट्स को गिराती है और फिर लू को खिलाती है और कहती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी। अब बुरान लू के होश में आने का इंतजार कर रही होती है, और फिर जैसे ही लू होश में आता है बुरान उसे कहती है अब मुझे समझ में आ गया क्यों तुम मुझे ये पूछ रहे थे कि मैंने हॉस्पिटल में क्या सुना और तुम्हें लो ब्लड शुगर है इसीलिए तुम हॉस्पिटल जाया करते थे। फिर वो उसे ये भी कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और जब तुम हॉस्पिटल जाओ तो याओ को भी अपने साथ ले जाया करो, नहीं तो तुम ऐसे कभी भी चक्कर खाकर गिर सकते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद लू को यकीन हो जाता है कि बुरान ने हॉस्पिटल में उसकी कोई भी बात नहीं सुनी है, और वो मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे सिकी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही है। अब लू की इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि याओ और सिकी दोनों सेम पर्सन ही है। फिर वो बुरान से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे लोगों को मेरी इस बीमारी के बारे में पता चले, और फिर वो बुरान को बता देता है कि उसे अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनते ही बुरान खुश हो जाती है। अब लू उससे लियो के बारे में बात करता है तो बुरान तुरंत उसे अपने घर से निकाल देती है और अपना डोर लॉक कर लेती है। फिर लू जब अपने घर आता है तो उस किस के बारे में सोच ही रहा होता है, और उधर बुरान भी अपने फर्स्ट किस के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। आगे शी एक लड़की से मिलता है जो उस अनाथ आश्रम में काम कर रही होती है। वो उसे अपने प्यार में फंसाकर अनाथ आश्रम की सारी डिटेल्स के बारे में उससे पूछ लेता है, और वो लड़की उसे ये भी बता देती है कि वहाँ के डिजाइनर बुरान है। फिर शी उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है मिनकाई अपनी मॉम हुआ से कह रहा होता है कि हमारे पास उस अनाथ आश्रम के रिनोवेशन की ब्लूप्रिंट्स हैं और क्यों ना इससे हम लोगों को सबक सिखाएं। फिर शीही कहता है पिन शांग को अपने डिजाइन पर बहुत घमंड है और क्यों ना हम डिजाइनर को नीचे गिरा दें और इससे पिन शांग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तभी हुआ है उन दोनों से कहती है ये प्लान तुम्हारा है इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो करो। फिर ग्रैंड माँ मिनकाई की वाइफ किक्सीन से कहती है तुम ये बात प्रेस में जाकर लीक कर दो ताकि चैरिटी फाउंडेशन पूरे इंडस्ट्री और सभी लोगों को ये पता चल सके कि पिन शांग की मैनेजमेंट कितनी खराब है कि उन्होंने अपनी ही डिजाइन लीक कर दी। अब नेक्स्ट डे बुरान ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही होती है, तभी उसे लू की कही हुई बात याद आ जाती है कि उसे डिजाइनर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, और वो ये बात सोचकर खुश हो रही होती है। फिर वो जाते हुए लू को देने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भी ले जाती है। उधर लू को अपने ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ऑफिस में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, उनके रेनोवेशन का प्लान लीक हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लीक वाली अफवाह डिजाइनर ने खुद ही फैलाई है। ये सुनते ही लू को शॉक लगता है और तभी उसकी डोर बेल बजती है। डोर पर बुरान लू के लिए चॉकलेट्स लेकर आई होती है। तब लू उसे कहता है इसे अपने पास ही रखो, और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि अब से तुम्हारी ऑफिस में लीव है इसीलिए ऑफिस मत आना, और तभी बुरान के हाथ से सारी चॉकलेट्स नीचे गिर जाती हैं। फिर बुरान उसके पास
आती है और कहती है कल ही तो तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था और आज तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो और ऐसा क्या हुआ है, मुझे इसका सीधा जवाब दो। फिर लू उसे बताता है कि ये अनाथ आश्रम वाली बात है और ऐसा कहा जा रहा है कि तुमने पिनशान को धोखा दिया है और यही बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। और फिर लू वहाँ से चला जाता है। अब आगे लू अनाथ आश्रम के डायरेक्टर के पास होता है और डायरेक्टर चैरिटी फाउंडेशन वालों को फोन पर लू के बारे में समझा रही होती है। उधर ईवा के ग्रुप की मीटिंग चल रही होती है और उस मीटिंग में बहुत सी कंपनी से लोग आए होते हैं। फिर हुआ सबसे कह रही होती है कि पिनशान की डिजाइन जब से लीक हुई है चारों ओर यही बातें चल रही हैं और मेरे हिसाब से आप सभी इन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिर हुआ सभी को पिनशान छोड़ ईवा में मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी कहती है। फिर हम देखते हैं कि पिनशान में लू और बाकी सभी एम्प्लॉय बहुत प्रॉब्लम में होते हैं क्योंकि ये कोई भी उनकी कंपनी में मटेरियल सप्लाई देने के लिए रेडी नहीं होता है। फिर जब वो रान कंपनी में आती है तो देखती है दूसरे सारे एम्प्लॉयज वो रान चेयर पर बैठती है उसे फाड़ रहे होते हैं। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो रान ने उसमें भी कुछ छुपाया हो, लेकिन वो रान जब ये देखती है तो तुरंत उन लोगों के पास जाकर उन्हें रोकती है। फिर वहाँ पर कैरी भी होती है और वो रान से कहती है ये सब लोग तो कंपनी की ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अब वो रान कहती है मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना है और लोग कह रहे हैं कि मैंने ही अपने डिजाइन्स को बेच दिया है और क्या तुम लोग भी इस नॉनसेंस बात पर बिलीव कर रहे हो। मैं उस अनाथ आश्रम को डिजाइन करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहती हूँ, तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूंगी। तभी कैरी कहती है हो सकता है तुम्हारे अंदर कंपनी को लेकर गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक छोटी सी पोजीशन दी थी और इसीलिए तुमने डिजाइन्स को लीक करा है ताकि तुम ये दिखा सको कि पिनशान की मार्केटिंग कितनी खराब है। फिर वहाँ खड़े दूसरे एम्प्लॉय भी बू रैन को ही गलत कहने लगते हैं। अब ये सब देखकर बू रैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैरी को धक्का देते हुए ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि लू मुझ पर बिलीव करेगा। अब आगे बू रैन जब लू के ऑफिस में जाती है तो वहाँ याओ वो प्लान चेक करवा रही होती है जिससे बू रैन ने खुद लू को दिया था। याओ कह रही होती है कि इस प्लान को अच्छे से चेक करो, क्या पता बू रैन ने इसमें कुछ छुपा रखा हो। फिर बू रैन याओ से कहती है अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तब याओ उसे कहती है रेनोवेशन के प्लान के बारे में तुम्हें, मुझे और सिर्फ लू को पता था, यहाँ तक कि हमारे सीनियर मैनेजर कैरी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए सबसे पहला शक तुम पर ही जाता है कि ये सब काम तुमने करा है। फिर बू रैन याओ से कहती है मैंने इन डिजाइन्स को बनाने में कितने एफर्ट्स लगाए थे ताकि उन बच्चों को अपना ड्रीम हाउस मिल सके और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। तब याओ कहती है मैं बस अपनी जॉब कर रही हूँ और अगर तुम गलत साबित हो गई तो कंपनी तुम्हारा नाम हटा देगी और मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर याओ वो कप जो बू रैन ने दिया था उसे भी डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद मिनकाय अपनी मॉम हुआ को बू रैन के बारे में बताने कुछ उनके ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मिनके बैठा होता है। वो मिनकाय से कहता है ये क्या बात है, बू रैन के बारे में सबसे पहले तुम्हें उसको डैड को बतानी चाहिए। फिर मिनकाय उससे बू रैन की वो ऑफिस वाले पिक बताता है जिसमें सभी लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और कहता है तुम्हारी डॉटर बू रैन ने रेनोवेशन का प्लान लीक कर दिया है, इसलिए अब तुम लोग हमारे अगेंस्ट मत जाना, नहीं तो बू रैन के लिए ये ठीक नहीं होगा। और फिर मिनकाय हंसने लग जाता है। अब ये सब देखकर मिंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिनकाय की गर्दन को पकड़कर टेबल पर रख देता है और कहता है बू रैन के लिए मुसीबतें लाना अभी से बंद कर दो और मेरी इस बात को अच्छे से समझ जाना। लेकिन मिनकाय को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है बू रैन अब मेरे काबू में है और तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर मिंडी कहता है सिर्फ बू रैन की वजह से वो चुप है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो तुम्हारी पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगी। अब फिर लू जैसे ही बू रैन की सीट को देखता है तो याओ से पूछता है कि ये किसने करा है। तो याओ उसे बताती है कि पूरा शक बू रैन पर जा रहा है और वही हमारे इन्वेस्टिगेशन की मेन टारगेट है। इस पर लू कहता है मैंने ये प्रोजेक्ट वाली बात बू रैन को कल ही बताई थी और वो हमेशा से ये रेनोवेशन वाला काम करना चाहती थी और भला वो खुद के साथ ही ऐसा क्यों करेगी, और मेरे हिसाब से कि सारा काम हमारे ही कॉम्पिटिटर का है और उससे पहले बू रैन पर शक करना गलत होगा। अब फिर याओ लू से कहती है कि हमारे कॉम्पिटिटर तो ये फैमिली ही है ना, और क्यों ना इसी बात का हम बू रैन से एडवांटेज लें और यही सही मौका है उसे एक्सपोज करने का कि वो ये फैमिली से है और फिर हमारा सारा इल्जाम भी ईओआ पर ही आ जाएगा। लेकिन लू याओ की इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं होता और कहता है कि अपने पर्सनल गेम्स के लिए मैं एक इनोसेंट पर्सन को यूज नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो उससे पूछता है कि बू रैन कहाँ पर है। तब याओ कहती है कि बॉस हम सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन लू उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब आगे लू बू रैन के पास जाता है। बू रैन गार्डनिंग एरिया में होती है। वो उसे जाकर कहता है कि अपने फेथ के बारे में चिंता करने के बजाय तुम यहाँ गार्डनिंग कर रही हो और हमेशा तो तुम गुस्से में रहा करती थी, तो फिर आज इतनी शांत क्यों हो और क्या तुम्हें डर है कि कहीं कोई तुम्हारी बेचैनी ना देख ले और इसीलिए अब तुम अपनी काइंडनेस सिर्फ प्लांट्स को दिखा रही हो। ये सब सुनते ही बू रैन गुस्से से लू को देखने लगती है और फिर लू उसे अपने जख्मी हाथ पर लगाने के लिए अपॉइंटमेंट देता है। फिर बू रैन उससे कहती है कि पिनशान के लोग शायद बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, इसीलिए वो मुझ पर इतना शक कर रहे हैं। अब इसके बाद बू रैन लू के पास बैठ जाती है और कहती है कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी हो रही है। तब लू कहता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता है। फिर बू रैन उससे लियू का नंबर मांगती है, मगर लू उसे लियू का नंबर देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो तुम्हें कभी भी दिखे तो उसे अवॉइड करना। और फिर लू उसे पेड लीव भी देता है। अब उसकी पेड लीव वाली बात सुनकर बू रैन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लियू उसे जॉब से निकाल देगा, लेकिन वो उसके साथ ऐसा नहीं करता और बू रैन पर विश्वास करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बू रैन की मॉम दवा खा रही होती है कि तभी वहाँ किक्सीन आ जाती है और कहती है मिंडी और बू रैन बहुत ट्रबल पैदा कर रहे हैं। फिर वो उससे बू रैन की लीक डिजाइन्स वाली बात भी बताती है और कहती है बू रैन की वजह से लू बहुत प्रॉब्लम में है। तभी वहाँ पर बू रैन के डैड मिंडे आ जाते हैं। उसके डैड ने आज बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है और उन्हें देखकर किक्सीन और बू रैन की मॉम दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। फिर उसके डैड किक्सीन से कहते हैं मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ बू रैन के साथ किसने करा है। और फिर किक्सीन से ये भी कहता है कि तुम्हारे बेटे जी ने भी बहुत गलत काम करे हैं और मेरे पास इसके सबूत भी हैं और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे कह सकती हो कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईवा के साथ डील करना चाहता है। अब आगे मिंडे लियू से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर मिंडे उसे बताता है कि मेरे छोटे भाई और
उसके बेटे प्रिंस शान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी तक लू से कुछ सीख नहीं पाए हैं और उन्हें अभी भी यही लगता है कि ये डिजाइन लीग वाली बात से वो जीत जाएंगे और मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ ताकि उन पर अटैक करके उन्हें चैलेंज कर सकूँ और इसी के लिए वो लियो से भी हेल्प मांगता है। अब उसी रेस्टोरेंट में वो रैन और क्वीन शू भी आ जाते हैं। फिर वो जैसे ही उन दोनों को साथ देखते हैं तो वहीं चुप कर उनकी बातें सुनते हैं। उधर लियो मिंडे से कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर मिंडे लियो को बताता है कि मिनकाई और कैक्सीन ने ही प्रेस को पैसे दिए थे और उन्हें उस डिजाइनर पर डिजाइन लीक करने का इल्जाम लगाया था और वो डिजाइनर जो अपने काम से फेमस होने वाली थी, भला वो खुद ही अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगी। तब लियो उससे कहता है कि मैंने भी प्रिंस शान में काम करा है और मैंने देखा था कि लू का बिहेवियर उस डिजाइनर की तरफ थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है और क्या पता उस डिजाइनर ने ही ये सब गुस्से में कर दिया हो। और फिर मिंडे को ये भी बताता है कि मैं उस डिजाइनर को डिनर पर भी इन्वाइट करना चाहता था लेकिन लू ने ही मुझे मना कर दिया था। अब लियो की ये सारी बातें सुनकर मिंडे को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम उस डिजाइनर की खूबसूरती पर पागल हो गए थे ना। इस पर लियो कहता है कि मेरे हिसाब से एज मैटर नहीं करती है और अगर वो मान जाती तो मैं उसे कोई मना कर रखता। अब ये सारी बातें सुनकर बू रैन सोचती है इसीलिए लियो ने मुझे लियो से मिलने से मना करा था ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अब फिर मिंडे जानबूझकर लियो के ऊपर कॉफी गिरा देता है और उसके सामने ऐसा नाटक करता है जैसे उससे गलती से हुआ हो और फिर लियो वहाँ से चला जाता है। फिर लियो के जाने के बाद बू रैन अपने डैड के पास जाती है और तब बू रैन बहुत इमोशनल होकर अपने डैड को डैड कहकर बुलाती है। तब उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हारा प्रोटेक्टिव डैड फिर से आ चुका है। फिर वो बू रैन को ये बताता है कि मैं बहुत टाइम से ड्रंकन होने का नाटक कर रहा था ताकि ग्रैंड माँ का अटेंशन मुझ पर हो और अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो तुम्हारे लिए ये बहुत रिस्की हो जाता। फिर उसके बाद बू रैन के हाथ पर लगी चोट के बारे में भी वो पूछते हैं। तब बू रैन कहती है कि ये मामूली चोट है और अब तो ठीक भी हो चुकी है। फिर वो बू रैन से माफी भी मांगते हैं क्योंकि उनकी वजह से उसे इतना मुश्किल टाइम गुजारना पड़ा था, लेकिन अब वो बू रैन को इतना ब्रेव देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद मिंडे बू रैन और क्विंचू दोनों को ये पता लगाने के लिए कहते हैं कि आखिर जीही को किसके थ्रू तुम्हारा रेनोवेशन के प्लान के बारे में पता चला था और अगर सबूत मिल जाए तो इससे पब्लिक की ओपिनियन भी चेंज हो जाएगी और प्रिंस शान पर आई मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। तभी क्विंचू कहता है कि जीही को ये डिजाइन किसी वुमन से मिली थी और शायद वो वुमन अनाथ आश्रम की ही हो सकती है। ये सुनकर बू रैन सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।